हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम क्या देखेंगे? हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे हैं, जहां पे हम आज क्या डिस्कस करेंगे? आज हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रायंगल्स। क्लियर? अब देखो, प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं ट्रायंगल से रिलेटेड। हम किस बुक को फॉलो कर रहे हैं? हम आर एस अग्रवाल सर की बुक को फॉलो कर रहे हैं, जहां पे हम एक्सरसाइज 8 सॉल्व करेंगे। तो क्या है, देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, उस ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी की वैल्यू दे दी, एंगल सी की वैल्यू दे दी, तो उनका एंगल ए की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा कोशिश करना फिगर बनाए, चाहे क्वेश्चन कितना भी आसान रहे, फिगर बना के बताना। जैसे मैंने क्या किया, फिगर बनाया। क्या ट्रायंगल एबीसी उसने बोला था, ट्रायंगल एबीसी मैंने बना दिया, एबीसी लिख दिया। अब उसने क्या बोला है, एंगल बी 76 डिग्री, आपने बना दिया 76 डिग्री फिगर में। उसके बाद उसने और क्या बोला, एंगल सी 48 है, आपने एंगल सी 48 बना दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे को इसको क्या नहीं, यहां से एंगल ए निकालना है। एंगल ए क्या होगा? तो क्या होगा भाई, एंगल ए सिंपल, क्या जानते हैं हम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 के बराबर होता है। कर दो। क्या लिखोगे यहां पे? गिवन। देखो एग्जाम में कैसे लिखोगे, बताया था मैंने आपको। गिवन एंगल बी गिवन है, क्या गिवन है? 76 डिग्री। और क्या गिवन है? एंगल सी गिवन है 48 डिग्री। उसके बाद क्या फाइंड करना है? टू फाइंड। क्या फाइंड करना है? एंगल ए फाइंड करना है। आगे क्या लिखोगे? थ्योरम्स या फॉर्मूला यूज्ड कब? अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ज्यादा मार्क्स में आएगा नहीं, 2-3 नंबर में आएगा। तो सिंपल सा इतना लिखने के बाद आप सीधे क्या लिखोगे? सोल्यूशन। क्या लिखोगे? सोल्यूशन। कि आप लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ब्रैकेट में लिख देना। अब ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू कितनी दी है? 76 डिग्री दी है। सी की वैल्यू कितनी दी है? 48 डिग्री दी है। किसके इक्वल हो गया? 180 के। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से निकल कर? ए इज इक्वल टू 180 माइनस, यहाँ देखो कितना हो गया, 7 + 4 11, 110, 118, 124 डिग्री। तो 180 में कितना आ रहा है? ये 56 डिग्री। यही क्या हो गया आपका एंगल है। एंगल कितना आ रहा है? 56 डिग्री आ रहा है। क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। शुरुआत के तो क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं, खुद भी बना सकते थे ये क्वेश्चन, बस मैंने आपको लिखने का तरीका एक बार बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये कह रहा है, क्या कह रहा है, कि शायद ये रेशियो दिया होगा इसमें। हाँ देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखो ये क्या है? ट्रायंगल। क्वेश्चन में ट्रायंगल लिखा हुआ है, मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया है। एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। फाइंड द एंगल्स। हमने बहुत टाइप के रेशियो टाइप के क्वेश्चन किए हैं। मैंने आपको रेशियो का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लास को लेकर अच्छे से समझाया है कि रेशियो में क्या होता है। रेशियो में ये होता है कि वो जो टर्म, जो हर टर्म से मल्टीप्लाई हो, वो कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से हम उसको x मान लेते हैं, क्योंकि वो फाइनली कट करके आ जाएगा 2:3 या 3:4, जो भी हम रेशियो की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो क्या दिया है? एंगल ए, जो ट्रायंगल के एंगल्स है ना, वो 2:3:4 के रेशियो में है। क्या मैं बोल रहा हूं? यहाँ पे क्या लिखोगे? गिवन। देखो गिवन आपको ये है, मान लो क्या गिवन है। अब देखो, उसने एंगल के बारे में बताया नहीं कि एंगल ए पहले है या एंगल बी पहले है, एंगल सी पहले है। तो जब ऐसा कुछ हो क्वेश्चन में कि आपको सिंपली रेशियो दिया हो और एंगल, कौन से एंगल का क्या रेशियो, ये उसने नहीं बताया हो, तो तुमको हमेशा ऑर्डर मानना है। क्या मानना है? एक ऑर्डर मानना है। एक ऑर्डर कैसे मानोगे? मेरी बात ये है कि एक ऑर्डर का मतलब या तो ऐसे चलो आप, या ऐसे मानना। यानी कि तुम क्या मानोगे? एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी। या तो तुम ये ऑर्डर मान लो, या एंगल ए इज टू एंगल सी इज टू एंगल बी, ये मान लो। तुम्हारी मर्जी है, ए से नहीं शुरू करना है, बी से कर लो। बस इतना क्या ध्यान रखना है, एक ऑर्डर पे चलना है। बी ए फिर सी गए, या बी सी फिर ए गए, जो ऑर्डर मानना है मान लो, जहां से शुरुआत करना है करो। ठीक है? तो क्वेश्चन ने ये दे दिया, क्या दे दिया, कि तीनों एंगल का रेशियो क्या है? 2:3:4 है। मैंने मान लिया A:B:C। क्या दिया है क्वेश्चन ने? 2:3:4 दे दिया है। अब मेरे को फाइंड क्या करना है? टू फाइंड। तो आपको फाइंड करना है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, यही फाइंड करना था। अगेन सॉल्यूशन, छोटा क्वेश्चन है। क्या लिखना है? थ्योरम्स टू बी यूज, फॉर्मूला टू बी यूज, लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन क्या, मैंने आपको क्या समझाया था
कि रेशियो तभी आता है, रेशियो तभी आता है कब, जब दो वैल्यूज मेरे को दी हो, उसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो जो मिनिमम पॉसिबल इंटीजर्स आते हैं वही मेरे को रेशियो दे देता है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, आपको रेशियो के बारे में और अच्छे से जानना है। तो हम क्यों इसको x मान के आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो ये समझ लो कि कहीं भी ट्रिपल रेशियो या 4 रेशियो दिया है ना, तो इसका मतलब क्या होता है लिखने का। इसका मतलब है कि जब आपने एंगल ए बाई एंगल बी निकाला, देखना पहले इन दोनों की बात कर रहे हैं तो शुरुआत के दो की बात करूंगा, तो वो 2/3 आया। आपने एंगल बी बाई एंगल सी निकाला तो वो 3/4 आया। अगर आप एंगल ए इस टू एंगल सी निकालोगे, यानी एंगल ए बटे एंगल सी निकालोगे, तो कितना आएगा, 2 और 4 आएगा, यानी 2/4, यानी 1/2 आया। तो वो डायरेक्टली ऐसा लिखने का ये मतलब होता है। अगर 3 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे दे, मान लो तुमसे कोई पूछता बी बाई ए बताओ, तो क्या बताते, बी बाई ए, तो पहले बी फिर है, तो पहले 3 फिर 2, क्या बताते, 3/2। कोई कहता सी बाई बी बताओ, तो क्या बताते, 4/3। कोई कहता ए बाई सी बताओ, क्या बताते, 2/4। पढ़ने का तरीका समझ गया रेशियो। अब देखो जब 2 चीज के लिए हमने जो चीज पढ़ी थी वो 3 चीज के लिए भी अप्लाई होगी। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था रेशियो में, मान लो मैं किसी 2 को ही ले रहा हूं यहाँ पे, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या बताया था रेशियो में, कि कोई रेशियो अगर आपको दी हुई है तो उसमें कोई भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, इसी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अब बात ये आती है कि ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा रेशियो वापस से यही आ जाता है। तो ये नंबर तो कुछ भी हो सकता है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से क्लियर क्या डिस्कस किया था कि ये जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों से, ये कुछ भी हो सकता है। इसको लिमिट करने के लिए ना आपको क्वेश्चन एक डाटा दे देता है कि ये कुछ भी एक फिक्स्ड चीज हो, इसको लिमिट करने के लिए आपको क्वेश्चन एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे यहां पे ये इंफॉर्मेशन क्या है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये एंगल ऐसा रखो भाई कि तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये मेरे को पता नहीं क्या है कि ये क्या नंबर ऊपर नीचे इसने मल्टीप्लाई करा होगा कि ये सेम आए। मान लो अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 20/30 हो जाता, यानी कि एंगल ए 20 रहता, एंगल ए 30 रहता। अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता तो एंगल ए 40 होता, एंगल डी क्या हो जाता, 60 हो जाता, एंगल बी। तो ये बदलते जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं इससे जो कॉमन चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो चीज बदल रही है। तो इस केस में इसी वजह से हम उसको क्या मान लेते हैं, जो कॉमन चीज मल्टीप्लाई कर उसी को हम एक्स मान लेते हैं। जो मेरे लेक्चर्स बहुत पहले से देख रहे हैं उनको आइडिया है कि सर क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो हम क्या कर देते हैं कि जो कॉमन चीज हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है ना, उसको हम एक्स मान लेते हैं। इसी वजह से आप क्या लिख देते हो, लेट, क्या लिख देते हो, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x। देखो रेशियो 2 था, कट के 2 आता, अब 2 से कुछ मल्टीप्लाई रहा होगा तभी तो वो कट के 2 आया ना, तो वो जो मल्टीप्लाई रहा होगा उसी को मैंने x बोल दिया। तो मैंने क्या मान लिया, एंगल ए अब 2x डिग्री है, पूरी एंगल की ही मैंने बात बता दी कि एंगल ए 2x डिग्री है। उसी तरीके से मैंने क्या बोल दिया, एंगल बी हो गया 3x डिग्री और एंगल सी क्या हो गया 4x डिग्री। इतना मैंने बता दिया आपको। अब क्या लिखोगे, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। क्यों, रीजन वही लिखोगे। क्या रीजन हम जानते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तो देखो एंगल ए क्या निकला है हमारा 2x डिग्री, लिख लिया आपने 2x। एंगल भी क्या निकला है मेरा 3x डिग्री, आपने लिख लिया 3x। उसी तरीके से एंगल सी क्या हो गया 4x, ये किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो अब देखो यहाँ पे अगेन 4 + 3 7, 7 + 2 9, कितना हो गया 9x, किसके इक्वल, 180 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या बताओगे आप मेरे को, 180/9 यानी कि 20। देखो x की वैल्यू 20 डिग्री नहीं है, 20 है, ध्यान रखना। ये पूरा एंगल 2x डिग्री है, अकेले x 20 डिग्री नहीं है। हाँ, अब इस x को यहां डाल दोगे तब तुम बोल दोगे एंगल ए 20 डिग्री है। इस चीज को समझना है, यहां पे बहुत लोग गलती करते हैं, डिग्री 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 लेके चलते हैं, ये नहीं करना है। अपन को x निकालना है, x कोई डिग्री विग्री नहीं है, x कोई नंबर है जो से रेशियो में मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो मेरे को एक एंगल मिला होगा, वो एंगल डिग्री में है, x डिग्री में नहीं है। x एक कॉमन नंबर है, वो 10 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था, 30 भी हो सकता था। उसको मैंने जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो मेरे को एक एंगल मिला, वो एंगल डिग्री में है, x डिग्री में नहीं है। x क्या है, BC है। अब कोई पूछे एंगल ए बताओ, तब तुम बोलते क्या 2 × x करो, 2 × x किया मैंने, 40 आया, एंगल ए 40 डिग्री है। इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी अननोन डिग्री में नहीं होता।
क्या होता है, पूरी चीज। जब पूरे एंगल की बात करते हैं तब डिग्री। हाँ, अगर सीधे तुम क्या मान लेते कि सीधे तुम बोल देते कि ये 2x ना होके सीधे बोल देते x डिग्री, हाँ तब तुम बोलते कि x जो हम निकाल रहे हैं वो डिग्री में ही है, क्योंकि एंगल डिग्री में है ना। x तो तुमने निकाल लिया, और वो x है क्या, एक एंगल है। अगर मान लो ये x टेम्परेचर रहता, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो x एक टेम्परेचर रहता तो तुम क्या बोलते, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है या इतना डिग्री सेल्सियस है। ये x एक स्पीड रहती, x एक स्पीड रहती तो क्या बोलते भाई, इतना मीटर पर सेकंड है, इतना किलोमीटर पर आवर है। तो वो यूनिट किस पे डिपेंड करना है, वो डिपेंड कर रहा है कि इस साइड तुमने माना क्या है, यहां पे माना है एंगल, इसलिए x क्या बन गया, डिग्री। निकला x एक नंबर ही, अब यहां जाके ये बन गया डिग्री। तो यहां पे गलती मत करना, क्लियर। तो ये आपने क्या निकाल लिया, x कितना आ गया, 20 डिग्री। अब यहां से क्या निकालोगे, ए बी सी नहीं बता दोगे तो यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे आप, यहां पे सिंपली ये लिख दोगे, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू एक्स कितना आया है 20, तो कितना बोल दिया आपने, 40 डिग्री। एंगल भी क्या बोल दिया आपने, 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 20 कितना आ गया, 60 डिग्री। उसी तरीके से एंगल सी आपने क्या बोल दिया, 4 इंटू एक्स, यानी कि 4 इंटू 20 कितना आ गया, 80 डिग्री। देख लो कुल मिला के 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो ये तीनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए, किसका, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। सारा रेशियो वाला सवाल इसी तरीके से बनता है, बस यही बेसिक कंसेप्ट है उसका। अच्छे से मेरी पुरानी वीडियो देख लो, आपको अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है ना तो वहां मैंने बहुत डिटेल में ये बताया है, वहां आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ गए बात को। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक नया कंसेप्ट आज सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, और ये कंसेप्ट बस यहां नहीं, कई जगह मैथ्स में यूज होगा और ओलंपियाड में भी यूज होगा, और बहुत यूजफुल है, आपका टाइम बचेगा उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के कंसेप्ट को ध्यान देना, क्या है कंसेप्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान देना। ये कंसेप्ट सिर्फ यहां नहीं, पूरे जिंदगी भर कभी भी गणित पढ़ोगे ना तो वहां काम आने वाला है। ये छोटी सी चीज, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में कहीं बैठोगे ना, ये कंसेप्ट वहां तक यूज होता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्लियर। तो ये चीज आप इतने एग्जाम में मैं बता दूंगा कैसे बनाना है, और यही क्वेश्चन अगर ओलंपियाड में आ जाएगा तो कैसे बनाना। अब ध्यान देना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगेन एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल अब मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूं ताकि मेरे को ज्यादा स्पेस मिले लिखने के लिए। देखो ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो उसने ट्रायंगल ए बी सी के बारे में ना डायरेक्टली कुछ नहीं बताया, उसने क्या बोल दिया। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं, आपका अप्रोच बता रहा हूं। कौन सा अप्रोच, आप कैसे बनाओगे, जब आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाओगे। तो क्वेश्चन ने तुमको यह बोल दिया कि 3 गुना किसका, एंगल ए का, 3 गुना एंगल ए का किसके बराबर है, ये बराबर है 4 गुना एंगल बी का, 4 गुना एंगल बी का। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 6 गुना एंगल सी का, 6 गुना एंगल सी का। देखो ये 4 टर्म तक भी जा सकता था। मान लो कुछ ये बराबर है 10 गुना एंगल डी का, मान लो कुछ है, किसी और क्वाड्रिलेटरल में ये हो रहा है, किसी और तरह के फिगर में ये हो रहा है, कहीं पे भी इस टाइप की चीज आ जाए कि मान लो 3 गुना ए बराबर 4 गुना बी बराबर 5 गुना सी बराबर 10 गुना डी, ऐसे करके चलता जा रहा है, ये कहानी चल रही है। तो इस तरह के सवाल में हम कैसे आगे बढ़ते हैं ये आपको आज सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी वो सब जाने दो। अब बात यहां पे ये है कि सर उसने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का रेशियो नहीं दिया। अगर कम से कम मेरे को रेशियो दे देता तो मेरा काम हो जाता। तो देखो तुमको उसने रेशियो नहीं दिया है, लेकिन रेशियो के यूज करने के लिए चीज दे दी है। क्या चीज दी, उसने बोल दिया 3 गुना एंगल ए 4 गुना एंगल बी के बराबर है, वो 6 गुना एंगल सी के बराबर है। तो 3 देख के डर मत जाना, कंफ्यूज मत होना, तीनों बराबर है ना भाई, ध्यान देना, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो कोई दो भी तो एक दूसरे के बराबर ही हैं, तो इनमें से कोई 2 चुन के लिख लो आप आराम से। मान लो इन दोनों पहले 2 को मैं लेता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 एंगल ए किसके बराबर है, 4 एंगल बी के बराबर है, ठीक है। 3 एंगल ए किसके बराबर है, 4 एंगल बी के, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू ए एंगल ए, 4 इंटू एंगल बी। समझ में आ रही है ना बात, ये 3 गुना एंगल है, ए है क्या, 3 इंटू एंगल ए, तो 3 एंगल ए बन गया। 4 एंगल बी कैसे बना, 4 इंटू एंगल बी ही एंगल बी बन गया। अब देखो हमने एक इनइक्वलिटी पढ़ी है, हमने एक इनइक्वलिटी पढ़ी है, जहां पे हमने आपको यह सिखाया था, क्या सिखाया था कि कभी भी कोई मल्टीप्लाई की चीज इज इक्वल टू के दूसरे तरफ जाती है तो क्या बन जाती है, डिवाइड बन जाती है।
कभी भी कोई मल्टीप्लाई की चीज इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड बन जाती है, डिवाइड की चीज आती है तो मल्टीप्लाई बन जाती है। ये हमने बहुत अच्छे से सीखा है जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे थे। तो बस अब वही यहां पे करो। अब बोलोगे सर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो बेटा मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल सा थॉट है। क्या थॉट है कि अगर ये चीज रेशियो के फॉर्म में होती ना तो सर मैं फटाक से एक्स मान के बना देता, क्योंकि मेरे को रेशियो पता था। लेकिन यहां उसने क्या है ना, डायरेक्टली रेशियो नहीं दिया, उसने यहां पे डायरेक्टली आपको रेशियो नहीं बताया, उसने रेशियो से मिलती जुलती एक इंफॉर्मेशन दे दी। अब तुम दिमाग लगाओ और बनाओ कि यहां से रेशियो कैसे निकालेंगे। तो कभी भी ऐसा दिया हो ना तो वहां से पहले रेशियो तक पहुंचते हैं। कहां से? वहां से हम यहां तक आएंगे और यहां से तो फिर हम सॉल्व करना आसानी से जानते ही हैं। तो क्या सीखा मैंने, कहीं पे भी इस तरह की चीज दी हो तो वहां से हम पहले रेशियो तक पहुंचते हैं और उसके बाद रेशियो सॉल्व करना हम बहुत आसानी से जानते हैं, हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो अब यहां से रेशियो तक कैसे पहुंचेंगे। किसी को दो को चुनना है, तुम्हारी मर्जी है, किसी दो को चुन लो। इन दो को मान लो मैंने चुन लिया। तो देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, एंगल ए में यही रहने दे रहा हूं। इस एंगल बी को अगर मैं लाऊंगा इस तरफ तो कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्यों? उस तरफ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि उस तरफ मल्टीप्लाई में है। ये किसके बराबर? अब ध्यान देना, वहां क्या बचा रह गया, 4। 4 लिख दिया मैंने। अब देखो इस 3 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, वो फिर डिवाइड में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो अब देखो तुमको रेशियो मिल गया, मेरे को रेशियो को ही दिक्कत थी ना। देखो रेशियो मेरे को मिल गया। कि कोई पूछे अब एंगल A/B बताओ कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, सर 4:3 है। यही डाटा यहां से मिला, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखो उसी तरीके से अब मैं इन दोनों को लूं एक साथ तो क्या लिखूंगा, अगेन 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी किसके इक्वल है, 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी के। फिर मैं वैसे ही करता हूं, सी को मैं बी के पास ले जा रहा हूं, वहां 6 बच गया, 4 नीचे चला गया। अब देखो ये 6 और 4 कट रहे हैं, कितना आ रहा है, 2 2 4 2 3 6, यानी कि एंगल बी इस टू एंगल सी कितना आया है आपका, 3:2 आया है। समझ रहे हो बात को, कितना आ गया, 3:2 आ गया। अब देखो यहां पे फायदा क्या हुआ, अब यहां पे देखो A/B 4:3 है, B/C 3:2 है। तो ये जो B है वो यहां पे भी 3 है और ये जो B है वो यहां पे भी 3 है। दोनों ही जगह ये B क्या है, 3 है। समझ रहे हो मेरी बात को, दोनों ही जगह ये B क्या है, 3 है। क्वेश्चन ने आपका काम ही आसान कर दिया। क्यों आसान कर दिया, अब तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि एंगल A एंगल B एंगल C। देखो एंगल A एंगल B क्या है, 4:3 और एंगल B एंगल C क्या है, 3:2, तो 3:2 है भाई। देखो एंगल A एंगल B 4:3 है, एंगल B एंगल C 3:2 है। यही तो मेरे को चाहिए था। अब मेरा सवाल बहुत आसान हो गया है। समझ रहे हो बात को, क्या बोला मैंने, अच्छे से समझा। देखो रेशियो में क्या थी, नीचे की चीज क्या थी, दोनों में सेम थी। रेशियो में नीचे की चीज क्या थी, दोनों में सेम थी। अब वो यहां पे भी B 3 है, यहां पे भी B क्या है, 3 है। तो दोनों जगह B 3 है तो दिक्कत ही नहीं है मेरे को। क्या है, दिक्कत ही नहीं है। यहीं पे देख लो ना भाई, A/B 4/3 है, B/C 3/2 है। तो B दोनों में 3 है। तो अगर ऐसा हो कभी भी कि अगर मल्टीपल रेशियो आ रही हो, क्या बोल रहा हूं वर्ड, मल्टीपल रेशियो आ रही हो और इसका लास्ट उसका पहला सेम हो, तो मेरे लिए रेशियो जोड़ना आसान हो जाएगा। रेशियो जोड़ने का मतलब ऐड करना नहीं, सारे रेशियो को कंबाइन करना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये यहां पे भी 3 है, वहां पे भी 3 है, तो मैं यहां से सीधे देख पा रहा हूं कि A/B देखो 4/3 आ जा रहा है और B/C 3/2 आ जा रहा है। तो जब नीचे की चीज यहां की, ऊपर की चीज दूसरे की सेम हो तो उसको मिलाना बहुत आसान हो जाता है। मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं। पहले तो ये पहले चीज आज हम सीख रहे हैं, इसको ध्यान रखना। पहली चीज समझ गए, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। बस सिंपली एक एक करके हमने अप्लाई किया कि पहले किन्हीं दो को चुना, उसको रीअरेंज किया। कैसा रीअरेंज किया, ऐसे रीअरेंज किया कि रेशियो फॉर्म में आ जाए। क्योंकि मेरा टारगेट है कहीं पे भी मुझे इस तरह की चीज दिखे तो उसको तुरंत रेशियो बनाओ, क्योंकि अब रेशियो से सॉल्व करना आसान है, हम सीख गए हैं इसे। तो इसको रेशियो में मैंने बदल दिया, दोनों तरफ रेशियो में बदल गया। अब रेशियो में हम A/B/C/D/F कुछ भी हो सकता है। यहां पे 3 तक ही है, A/B/C मेरे को चाहिए। तो A/B तो मेरे को मिल गया, B/C मेरे को मिल गया। अब इनको मिलाऊं कैसे, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि अगर इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर सेम आ गया तो मैं डायरेक्टली इसको मिलाने के लिए कुछ नहीं करूंगा, सीधे 4:3 और ये भी 3:2 है, तो इसका लास्ट इसका पहला सेम है तो डायरेक्टली लिख दूंगा 4:3:2, 4:3:2 मैं डायरेक्टली लिख दूंगा।
ये चीज मैंने सीखी पहली। क्लियर? अब देखो इस सवाल को यहां पे पहले मैं सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या मैं बदलूं तो और कैसे कैसे सवाल बनेगा, और उसके बाद फिर मैं ओलंपियाड अप्रोच क्या होगा वो भी बताऊंगा। पहले इस सवाल को यहां पे सॉल्व कर देते हैं। अब देखो एंगल A/B/C क्या आ गया 4:3:2, तो यहां से क्या बोलोगे, लेट, क्या बोलोगे, लेट एंगल A इज इक्वल टू 4x, एंगल B क्या बोलोगे, x क्यों मान रहे हैं, समझ गए, समझा दिया मैंने, कई बार समझाया है, रटना नहीं है अपन को हर चीज समझ के चलनी है। एंगल x क्यों माना मैंने, ये मैंने बताया बहुत अच्छे से। अब देखो एंगल B कितना हो गया 3x हो गया, और एंगल C कितना हो गया, एंगल C 2x हो गया। अब आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C सर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये ब्रैकेट में लिख दोगे। अब इसकी जगह इसको पुट कर दो, इसकी जगह क्या करो, इसको पुट कर दो, तो पुट करो तो क्या आ जाएगा, 4 + 3x + 2x, 4x + 3x + 2x किसके इक्वल है, 180 की इक्वल है। तो यहां से 4 + 3 7, 7 + 2 9, कितना हो गया 9x, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। तो x कितना हो गया 180 डिग्री बाई 9 यानी कि 20। मैंने क्या कहा था, x को डिग्री में मत लिखना, x 20 होगा। डिग्री क्या है, जब ये x 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तब ये एंगल बन रहा है। चूंकि ये एंगल बन गया इसलिए डिग्री में बदल गया। x अभी सिंपल नंबर है 20, x कितना है 20 है। अब कोई आपसे पूछे, क्या आपसे पूछे कि बताओ मेरे एंगल क्या क्या आएंगे, तो क्या बताओगे आप, अब तुरंत उसे ये बताना, हाँ ठीक है सर, अब x मेरा 20 आ गया है तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा एंगल A कितना आ रहा है, एंगल A आ रहा है मेरा 4x, यानी कि 4 × 20 यानी कि 80 डिग्री। कोई पूछे एंगल B बताइए मेरे को, तो एंगल B कितना आ रहा है मेरा, एंगल B मेरा आ रहा है 3x, यानी कि 3 × 20 यानी कि 60 डिग्री। उसी तरीके से एंगल C मेरा कितना आ रहा है 2x, यानी 2 × 20 यानी कि 40 डिग्री। देखो मिलके 180 डिग्री है। सिंपल क्वेश्चन अब यहां पे सॉल्व हो गया, लेकिन यहां भी और भी चीज सीखने के लिए है, तो इसको मैं क्या नेक्स्ट क्लास में आपको और बताऊंगा कि कैसे कैसे रेशियो बदलता है और अप्रोच बदलता है, और ये क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था तो कैसे सॉल्व करते। ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल यहां तक एंड करते हैं। अब 3 में भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में आपको बताया था। क्या बताया था कि अगर कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा दिखे, 3 जैसे यहां दिख रहा है 3 एंगल A बराबर 4 एंगल B बराबर 6 एंगल C, या फिर 3A बराबर 4B बराबर 6C बराबर 7D बराबर 8D, तो इस तरह की चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं ना, उसको पहले रेशियो में बदलते हैं, क्योंकि अब रेशियो से अब किसी चीज को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो मैं आपको क्या सिखा रहा था कि इस तरह के इज इक्वल टू के मल्टीपल इक्वेशंस को, जहां पे एक साथ मल्टीपल इज इक्वल टू यूज हो रहे हो, कैसे रेशियो में बदलते हैं। तो वहां पे कल हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ये बहुत सिंपल हो गया था, बहुत सिंपली सॉल्व हुआ था। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। अब मैं आज आपको सिखाऊंगा कि सेमेस्टर एग्जाम में ही कॉम्प्लेक्स टाइप का रेशियो आ जाए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और मेरा ओलंपियाड अप्रोच क्या रहेगा। तो सभी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो मान लो नॉर्मली मैंने लिखा, अभी ट्रायंगल पर है तो एंगल के फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। मान लो मैंने लिखा 2 एंगल A बराबर 5 एंगल B बराबर 7 एंगल C। मान लो ये मैंने आपको लिख के दे दिया। अब इसमें सवाल ये आता है कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि तीनों एक ट्रायंगल के एंगल है। अब जब तक तुम इसको रेशियो में नहीं बदलोगे ना, इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे आसान रहेगा अगर मुझे ये पता चल जाए कि एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C क्या है, तो मैं इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। उसके बाद तो इट इज अ पीस ऑफ केक, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो सवाल है कि अब इसको मैं रेशियो में बदलूं कैसे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको हिंट दिया था कि अगर सेमेस्टर एग्जाम में बना रहे हो तो क्या देखो होना चाहिए रूल, एक बार में 2-2 रेशियो उठाओ। देखो A/B/C बनाना है ना, तो देखो A/B कहां दिख रहा है, तो A और B एक साथ यहां पे दिख रहा है, तो बस इसको उतार दो नीचे। क्या लिखोगे, 2 एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा 5 एंगल B के, लिख लिया आपने। अब रेशियो बनाना है, तो रेशियो बनाने के लिए A के डिनोमिनेटर में B होना चाहिए, तो नंबर को एक साथ करो। तो क्या करोगे, हम क्या जानते हैं, इज इक्वल टू में बाद कुछ मल्टीप्लाई होता है तो वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आता है तो डिवाइड में आ जाता है। उसी चीज को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखो एंगल A डिवाइडेड बाई, अब देखो एंगल B यहां से उठ के नीचे आ जाएगा, यहां क्या बचेगा 5 बचा, ठीक है। अब ये 2 कहां चला जाएगा, उस तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो क्या बन गया 5/2। अब देखो A/B मेरे को मिल गया, क्या मिल गया A/B,
एंगल ए टू एंगल बी मेरे को मिल गया 5:2, एक चीज। अब और देखो, अब देखो ए टू बी मेरे को मिल गया है, अब मेरे को B/C चाहिए, B/C चाहिए। तो वो रिलेशन देखो जो बी और सी को इक्वेट कर रहा हो। तो बी और सी को क्या इक्वेट कर रहा है, देखो यहां पे देख पा रहे हो आप, 5 एंगल बी इज इक्वल टू 7 एंगल सी। ये बी और सी को इक्वेट करने वाली चीज है। अब यहां से अगेन मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल बी बाई एंगल सी क्या लिख सकता हूं, 7/5 लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत? बस वही जो मैंने बोला वो अप्लाई किया यहां पे। तो यहां से मतलब मैं ये बोल पाऊंगा कि एंगल बी टू एंगल सी कितना है, 7:5 है। इतना समझ गए? अब देखो जब लास्ट एग्जांपल हम ले रहे थे तो वहां क्या हुआ था कि अब देखो इनको मेरे को क्या कंबाइन करना है। कंबाइन करने का मतलब है मेरे को निकालना है एंगल ए टू एंगल बी टू एंगल सी क्या आएगा। तो कंबाइन करने के लिए देखो ए टू बी है, बी टू सी मेरे पास है, यानी ये बी है, 2 बार है। तो कंबाइन करने के लिए मैंने कल रूल आपको क्या बताया था, सबसे पहली चीज कि अगर ये बी जो आ रहा है दोनों में बी अगर सेम नंबर आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बी अगर दोनों में सेम नंबर आ रहा है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कंबाइन हो जाता है। बस एक साथ लिख दो। मान लो सेम नंबर कैसा आ रहा होता, मान लो आ रहा था ए टू बी 5:2 आता और बी टू सी 2:8 आता, मान लो ऐसा कुछ आता। तो क्या देख रहे हो, दोनों में बी सेम नंबर है, तो ए टू बी टू सी निकालना बहुत आसान है, बस कंबाइन कर दो सीधे। तो कैसे कंबाइन करोगे, 5:2:8 कंबाइन हो गया, आसान हो गया लिखना। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि यहां पे बी दोनों का अलग अलग है, बी दोनों का सेम नहीं है। यहां पे बी 2 है, यहां पे बी 7 है। तो सवाल है अब दोनों को हम कंबाइन कैसे करें। तो अब यहां पे देखो आपको क्या दिमाग लगाना है, ये समझ गए स्टेप, सेम नहीं है दोनों में भी तो आसानी से कंबाइन नहीं होगा। तो अब दिमाग कैसे लगाएंगे, अब जो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है ना, जो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था उसी का यहां पे दिमाग लगता है। मैं कहता हूं ना हर चैप्टर दूसरे चैप्टर में यूज आ सकता है, इसलिए हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। हमने जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ा था ना, अब देखो ये यहां पे अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, ध्यान देना, दिमाग में सोचो। सर इसका मतलब ये कि अगर ये भी सेम होता, अगर ये भी सेम होता तो मेरा काम आसान हो जाता। सही बात है। तो अगर मैं किसी तरीके से इस बी और इस बी को सेम कर दूं तो मैं आसानी से कंबाइन कर लूंगा। तो बात आती है कि ये 2 और ये 7 को मैं किस तरीके से सेम करूं। तो देखो आपकी मदद करने के लिए आपके पास फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन ये कहता है कि तुम मेरे ऊपर और मेरे नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस से वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था। ये किसकी खासियत है, फ्रैक्शन की खासियत है। तो इसी वजह से अगर तुम कोई नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो इस फ्रैक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये वही आ जाएगा जो था। तो इसका मतलब है कि अगर इस नंबर में ऊपर नीचे हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मेरे पास एक चांस है कि मैं इस 2 और इस 7 को कुछ ऐसा करूं कि ये बराबर हो जाए। तो इस 2 और इस 7 को मैं बराबर कैसे करूंगा, तो देखो अब यहां पे दिमाग कैसे लगाना है। 2 और 7 बराबर करने के लिए मैं ये करूं कि इस 2 को मैं 7 से गुना कर दूं। ध्यान देना, इस 2 को अगर मैं 7 से गुना कर दूं और इस 7 को अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो दोनों बराबर हो जा रहे हैं क्या। देखो ध्यान से देखो, इस 2 को अगर मैं 7 से गुना कर दूं, इस 7 को अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो देखो ये भी 14 वो भी 14, दोनों 14 हो गए। तो मेरा क्या हो गया, काम आसान हो गया, ये बराबर हो गया। अब हम आसानी से इसको कंबाइन कर सकता हूं। ठीक है, ये कौन सा अप्रोच है, ये अभी आपको एग्जाम में ये जो करते हैं हम, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया आपके सेमेस्टर पेपर में तो इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखो, तो आप कहोगे कि सर आपने 7 से ही क्यों, यहां पे 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। तो भाई बुद्धि लगाओ थोड़ी सी, मैथ्स में टेबल्स पढ़े हैं तुमने। 2 और 7 में 2 और 7 को तुमको बराबर करना है, तो ऐसा क्या करो कि ये बराबर हो जाए। और मुझे क्या अलाउड है, मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना अलाउड है। तो क्या दिमाग लगाओगे कि सर अगर इस 2 को मैं नीचे वाला 7 दे दूं, देखना 2 और 7 है ना, तो 7 को मैं ऊपर दे दूं, 2 को नीचे दे दूं, तो वो टेबल बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि 2 7 से भी 14 होता है, 7 2 से भी 14 होता है। अगर मान लो ये 2 7 ना हो के कुछ और रहते, 3 5 होते, तो क्या करते, सर मैं अगर ऊपर 5 दे दूं नीचे 3 दे दूं तो दोनों 15 हो जाएंगे। यानी कि हम कुछ नहीं करते हैं, दोनों नंबर देख लेते हैं, उस नंबर को यहां गुना कर देते हैं, इस नंबर को वहां गुना कर देते हैं, तो इससे दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही टेबल में आ जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं।
क्योंकि बराबर होने के बाद अब मेरे को रेशियो को कंबाइन करना बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। इतनी बात समझ गए होगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अब देखो, अब फ्रैक्शन क्या बोलता है कि भाई तुम मेरे में कुछ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कब फर्क नहीं पड़ता है? जो तुमने नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर करो, या जो तुमने ऊपर मल्टीप्लाई किया वही नीचे करो, तभी तो वो मैं काट दूंगा और वापिस से वहीं पहुंच जाऊंगा जहां मैंने शुरू किया था। तो क्या करोगे तुम यहां पे, ये 7 तुमने नीचे तो जबरदस्ती ले आया, ये 7 तो यहां था नहीं। तो फ्रैक्शन क्या कहता है? जो नीचे वही ऊपर, जो ऊपर वही नीचे। तो यहां 7 है तो ऊपर भी 7 से गुना करो, तभी तो ये 7 और 7 कट जाएगा, वापिस 5/2 आ जाएगा। उसी तरीके से ऊपर तुमने जबरदस्ती 2 लाया तो नीचे भी जबरदस्ती 2 लाओ, तो फिर से 2 कट जाएगा, 7/5 आ जाएगा। अब इस करने से फायदा क्या हुआ? देखो, फ्रैक्शन मेरा सेम रहा, नीचे की चीज मुझे बराबर करने की रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने बराबर कर डाला। तो ये कितना आया? ये आ गया एंगल ए टू एंगल बी। देखो कितना आ गया, ये आ गया ऊपर 7 5 जा 35, यानी 35:7 2 जा 14। उसी तरीके से मैं एंगल बी टू एंगल सी क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं एंगल बी टू एंगल सी इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 7 2 जा 14 और नीचे हो गया 5 2 जा 10। तो अब वो जो मेरा काम था कि अगर मैं किसी तरीके से यहां का डिनोमिनेटर यानी यहां का बी और वहां का बी एक नंबर बना दूं, तो मेरे लिए रेशियो कंबाइन करना आसान है। क्यों आसान है? क्यों मैं सीधे अब रेशियो लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं सीधे रेशियो? मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं A:B:C इज इक्वल टू 35:14:10। अब अगर कोई चीज रेशियो में आ गई है तो उसको अब सॉल्व करना बहुत ईजी है, क्योंकि हम ये सॉल्व करना जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? तो देखो, एग्जाम में जब तुमको आए तो तुमको यही अप्रोच यूज करना है। कौन सा अप्रोच? यही वाला अप्रोच, एज इट इज। अब देखो, तुमको एग्जाम में ना ये 3 से 4 तक नहीं जाएगा, ऐसा नहीं बोलेगा A:B:C:D इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो तुम फिर ये चीज अप्लाई नहीं कर पाओगे वहां पे फिर तुमको कंफ्यूजन होगा कि क्या अप्लाई करूं क्या नहीं अप्लाई करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, नीचे का नंबर ऊपर का नंबर बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे? इस वाले नंबर को वहां पहुंचा देंगे, उस वाले को यहां पहुंचा देंगे, लेकिन फ्रैक्शन को सेम होना पड़ेगा। तो जो नीचे दिया है वही ऊपर दोगे, जो ऊपर दिया है वही नीचे दोगे, मल्टीप्लाई करके देख लोगे क्या आ रहा है। अब ये दोनों चीजें हो गई सेम, तो अब हो गया कंबाइन करना आसान। बहुत सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपने एग्जाम के पेपर में ऐसे करके सॉल्व करोगे। कब? जब ये रेशियो इस तरीके से दिया हो और ये पहले से सेम नहीं आ रहा हो। ठीक है? अब ये तो हमने सीखा करने का तरीका। इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या करने का तरीका है। जैसे मान लो इसका रिवीजन करवा देता हूं मैं। मान लो आपके पास ये रहता कि A:B दिया है मान लो 2/3 और वहां पे दिया है 4/5, कोई दूसरा रेशियो। अब तुमको दोनों रेशियो को कंबाइन करना है, तो क्या करोगे? मैंने क्या बोला था? इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला सेम होना चाहिए, तो इसके नीचे वाले को उसका ऊपर वाला दे दो, उसके ऊपर वाले को इसका नीचे वाला दे दो। अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सेम रखना है, तो जो चीज नीचे वही चीज ऊपर, वहां पे भी जो चीज नीचे वही चीज ऊपर। अब देखो ये कितना आ गया? 8/12 आ गया। ये कितना आ गया? 12/15 आ गया। अब दोनों का क्या हो गया? ये बराबर हो गया। क्या हो गया? ये बराबर हो गया। ये कितना आ रहा है? 12/15 आ रहा है। तो जब ये बराबर हो गया तो अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया इसको कंबाइन करना। मैं सीधे लिख सकता हूं 8:12:15। हो गया आपका रिवीजन जो हमने पढ़ा। तो ये क्या था? आपके एग्जाम का अप्रोच था कि एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए सवाल, तो जब एंगल ऐसे दिए रहे कि वो रेशियो में सेम ना आ रहे हो, तो ऐसे बढ़ोगे आगे। अब बात है कि ओलंपियाड में ये सवाल आ जाए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, तो इतनी राम कहानी नहीं करनी है। एक छोटी सी चीज याद रखनी है, वो चीज याद रखो, आपका सवाल बन जाएगा। क्या चीज याद रखनी है? अब यहां ध्यान देंगे। देखो डायरेक्टली अब यहां से मैं एक स्टेप में A:B:C निकालूंगा। क्या मैं बोल रहा हूं? डायरेक्टली एक स्टेप में A:B:C निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? तो देखो कैसे निकालूंगा। क्या करो तुम कि देखो ये जब इस फॉर्म में लिखा है कि समथिंग ऑफ एंगल ए बराबर समथिंग ऑफ एंगल बी बराबर समथिंग ऑफ एंगल सी बराबर समथिंग ऑफ एंगल डी बराबर समथिंग ऑफ एंगल ई, कितना भी हो, कितने भी दूर तक जाए, यहां तो 3 था ना, 4 हो 5 हो कुछ भी हो, क्या करना तुम? इसके सामने वाला नंबर, इसके सामने वाला नंबर, इसके सामने वाला नंबर, इन तीनों नंबर को चुनो।
इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। क्या करोगे? तीनों का एलसीएम निकाल लो। तो तीनों का एलसीएम निकालो, देखो कितना आ रहा है, 2, 5 और 7 का मैंने क्या निकाला? एलसीएम निकाला। तो देखो कितना आ रहा है एलसीएम, यहां से कोई किससे कट नहीं रहा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 35 2 70 आ जाएगा एलसीएम इसका। आप क्या करोगे? सबसे पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालोगे। अगर 4 नंबर होते तो चारों नंबर के एलसीएम निकालते, 5 नंबर होते तो पांचों नंबर के एलसीएम निकालते। एलसीएम निकाल लिया। अब ये जो एलसीएम आया है मेरा, इस एलसीएम से क्या करो, इस सारे नंबर को तुम जैसे जैसे डिवाइड करते जाओगे तुमको रेशियो मिलता जाएगा। क्या बोल दिया मैंने? ध्यान देना। आपको क्या निकालना था? एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी निकालना था। जैसे ही तुमको एलसीएम मिल गया, अब देखो इसके सामने वाला जो है उससे इसको डिवाइड करो। तो तुमने 70 से 2 को डिवाइड करा इज टू, आगे देखो फिर ये जो 70 है इससे तुम किसको डिवाइड करो? 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो। फिर इसी 70 को क्या करो? 7 से डिवाइड कर दो। अब ये जो वैल्यू निकल के आ रही है यही रेशो दे देंगे, सीधे ये रेशो दे देंगे। कितना आ रहा है? देखो 70 को जब तुमने 2 से डिवाइड करा तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 35। देखो ए की वैल्यू इन दिस सेंस, ए का रेशियो वाला पार्ट कितना आ गया? 35। अब 5 को 70 से करा तो कितना आ जाएगा? 5 1 5, 5 4 20, 14। 7 को 70 से करा तो कितना आ गया? 10 आ गया। तो ए टू बी टू सी सीधे निकल के 10 आ गया। जो चीज मेरी उतने लंबे प्रोसीजर से आ रही थी वो एक स्टेप में आ गई। तो कभी भी यही सवाल, इस तरह का कंसेप्ट, कोई जरूरी नहीं कि एंगल में ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि एंगल में ही हो सकता है सीधे आपको बोल देता कि if 3a is equal to 4b is equal to 5c, फाइंड, क्या फाइंड? a is to b is to c। क्या करते आप? तीनों का एलसीएम लेते, तुरंत एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा? देखो 5 4 और 3, तीनों में कुछ भी कटने वाला नहीं है, सीधे एलसीएम कितना आ जाएगा? तुम देख लो मल्टीप्लाई करके, 5 4 20, 23 60, एलसीएम आ जाएगा मेरा 60। अब हम रेशियो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बस 60 को भागा देते जाओ, जो आ रहा है उसको इस टू लगा के लिखते जाओ। सबसे पहला टर्म चाहिए, 60 को 3 से भागा दिया 20 आया, 20 इस टू। 60 को फिर 4 से भागा दिया 15 आया, 15 इस टू। 5 को 60 से भागा दिया 12 आया, बस खत्म। इतना ही करना है, सीधे आंसर आ जाता है। आ रही है बात समझ में? तो अगर ये मान लो 3 क्या 4 भी होता, मान लो आता 7d, फिर भी तुम इसी तरीके से बनाते, एलसीएम ले लेते अब चारों का, अगेन डिवाइड करते जाते, वो रेशियो का पार्ट वो देता चला जाता। ये कौन सा आपका अप्रोच है? आपका शॉर्टकट अप्रोच है। क्या है? शॉर्टकट अप्रोच है। आपको ये एग्जाम में यूज नहीं करना, आपको ये कहां यूज करना है? आपको ये मेथड यूज करना है अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या रफ में चेक करना हो कि क्या रेशियो आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा निकाल कर देख लिया कि सेफ हो गया निकाल कर, अच्छा भैया ये रेशियो आना चाहिए मेरा, तो मैं अब थोड़ा ध्यान से जैसे सर ने मेथड बताया उस मेथड से बनाऊंगा। आ रही है बात समझ में? अब ऐसा क्यों होता है, अगर ये आप समझना चाहो कि आखिर ये एलसीएम वाला गप क्यों हो रहा है, क्यों एलसीएम लेना हो रहा है और क्यों इतनी आसानी से चीजें हो जा रही हैं, तो देखो आप आसानी से चीज को समझ सकते हो। रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर याद हो जो हम कोई पिछला एग्जाम्पल ले रहे थे, मैं आपको प्रोसेस बता रहा था, क्या बता रहा था, मान लो 2:3 है और 4:5 है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो ऊपर है उसको नीचे मल्टीप्लाई करो और जो यहाँ नीचे था उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो। अब फ्रैक्शन को सेम करने के लिए वही चीज ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आपने कर दिया उसके बाद ये क्या हो जा रहा था, रेशियो सेम हो जा रहा था, हम इसको आसानी से कंबाइन कर सकते थे। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, तुम करते क्या, तो अगर मैं आपसे बोलता इस सवाल को नॉर्मली बनाओ तो तुम कैसे बनाते, देखो 2:3 है, वहां 4:5 है, क्या है 2:3 है और यहाँ क्या है 4:5 है। अगर मतलब मैं इसको लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मान लो इस चीज को अगर मैं लिखना चाहूंगा, मान लो इसी एग्जांपल को लेता हूं, ऊपर वाला ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वो सब छोड़ दो, ऊपर वाला एग्जांपल तो कितना आ रहा था, एंगल ए बाई एंगल बी कितना आ रहा था मेरा 5/2 आ रहा था, और एंगल बी बाई एंगल सी कितना आ रहा था मेरा 7/5 आ रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, एलसीएम ले लो, किसका किसका एलसीएम ले लो, 2 5 और 7 का, 2 5 और 7 का एलसीएम ले लो, तो मेरा काम हो जाता था। अब देखो यहाँ पे, अब बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमको क्यों एलसीएम लेना पड़ रहा है, तो तुम खुद सोचो। सबसे पहले तो इस 7 को हम यहां गुना कर रहे हैं और इस 2 को यहां गुना कर रहे हैं, तो 7 को यहां गुना करना, 2 को यहां गुना करने का मतलब क्या है, ध्यान देना मेरी बात को, कि एक नंबर 2 था, एक नंबर 7 था, तो 7 से 2 को गुना किया, 2 से 7 को गुना किया, इसका मतलब ही होता है मैंने 2 और 7 का एलसीएम ले लिया। मैंने क्या किया, 2 और 7 का एलसीएम ले लिया, तो देखो ये 2 और 7 का एलसीएम 14 आता है।
तो ये जो मल्टीप्लाई करने की बात है वही एलसीएम से साबित हो रही है। अब एक और चीज हो रही है क्या कि ये अकेला तो रह नहीं रहा है, क्योंकि जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है वही ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी वजह से एलसीएम को अकेला नहीं छोड़ते और साथ में वो जो दूसरा नंबर बचा है उसको भी ले लेते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन है। आपको इसके रीजन से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच पता होना चाहिए आंसर चेक करने के लिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो वहां बनाने के लिए, और जो मेथड हमने बताया है कब सेमेस्टर एग्जाम में सॉल्व करना है वो पता होना चाहिए। इतना पता है, इस तरह का चीज कहीं भी इनकाउंटर हो जाए, आपको किसी क्वेश्चन में हो सकता है साइड का ऐसे करके बोल दे कि एक ट्रायंगल का साइड A:B:C है, तो 2A बराबर 4B बराबर 7C, तो फाइंड A:B:C, बताओ साइड का रेशियो मेरे को बताओ। अब तुमको ऐसे क्वेश्चन दे सकता था किसी और चैप्टर में, मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में, किसी पॉलिनोमियल के, किसी क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में। ये वाला जो पार्ट है ना, ये अलग अलग तरीके से बहुत सारे चैप्टर में आ सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, एज इट इज जो बताया है उसको वहां यूज कर दोगे, बहुत इजीली सॉल्व होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। बहुत सिंपल कंसेप्ट है और बहुत इफेक्टिव कंसेप्ट है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई आज की क्लास, कुछ नया सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। समझ गए बात को? तो अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जिंदगी में मिलेगा आप बहुत आसानी से बना सकते हो। क्लियर? चलो खत्म बात। तो यहां पे ये वाला कंसेप्ट हमारा खत्म होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिख रहा है क्वेश्चन आपको बोर्ड पे? देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, जिस ट्रायंगल में A और B एंगल का सम दे दिया, एंगल B और C का सम दे दिया। अब पूछ रहा है तीनों एंगल बताओ। ध्यान देना, एक ट्रायंगल में बना रहा हूं आपके सामने ABC, A बनाया मैंने, B बनाया मैंने, C बनाया था मैंने। अब क्वेश्चन आपको बोल दिया कि एंगल A प्लस एंगल B किसके बराबर है? 108 डिग्री के बराबर है। एंगल B और एंगल C किसके बराबर है? 130 डिग्री के बराबर है। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे को A, B और C अलग अलग निकालना है। अब देखो दोनों लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? A एक अननोन है, B एक अननोन है, C एक अननोन है। तो देखो क्या है, A को अगर मैं x बोल दूं तो x प्लस वाई 108 और y प्लस मान लो z बराबर 130, ऐसा कुछ इसी टाइप का है। लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं इस पे ध्यान दो। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल। x भी नहीं पता, y भी नहीं पता भैया मेरे को, z भी नहीं पता। मैंने आपको एक लाइन बताई थी लीनियर इक्वेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, मैंने बोला था ध्यान रखना। क्या लाइन बताई थी मैंने आपको? कि तीन अननोन को सॉल्व करने के लिए तीन चीज मेरे को नहीं पता है, तो मेरे को तीन इक्वेशन चाहिए। क्या बोला मैंने? फिर से सुनना, मेरे को यहां पे तीन चीज नहीं पता है तो मेरे को तीन इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन आपको दे दी गई, दूसरी इक्वेशन दे दी गई, तीसरी इक्वेशन कहां है? तो ये तो सॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो देखो जब ज्योमेट्री में आ जाते हैं तो ज्योमेट्री में कुछ रिजल्ट्स मिलता है मेरे को। क्या मिलता है? कुछ रिजल्ट्स निकल कर आता है। तो यहां पे तीसरा इक्वेशन ना वही रिजल्ट होगा। कैसे रिजल्ट होगा भाई मेरे? तो तीसरा इक्वेशन होना जरूरी है भाई, तब भी ये सॉल्व होगा, और कोई चारा ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। अगर मेरे को तीसरी चीज नहीं पता हो, तीसरा रिलेशन एक्स वाई और जेड में नहीं पता हो, तो आप माथा पीट लोगे दीवार पे, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। समझ गए बात को? तो इसका मतलब है अगर मेरे को सोल्यूशन चाहिए तो मेरे को थर्ड चीज जरूर पता होनी चाहिए। तो वो थर्ड चीज ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दे देती है। क्या दे देती है? एक्स वाई मैंने माना क्या है? एंगल की वैल्यू को ही तो एक्स वाई माना है, एक्स वाई जेड। तो आप क्या जानते हो? ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 के बराबर होता है। यानी तीसरी चीज दी नहीं थी, लेकिन तुमको मालूम है, क्या मालूम है? कि एक्स वाई और जेड का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखो तीन चीज तुम्हारे सामने है। क्या है? तीन चीज तुम्हारे सामने है, तो तीन इक्वेशन, तीन अननोन। अब ये सवाल सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया सवाल का थीम क्या था। अब देखो आगे, अब सवाल है कि इस चीज को यहां अप्लाई कैसे करें, कैसे हम सोचेंगे इसको यहां पे अप्लाई करना और कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही तुम ये देखो, तुम्हारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। क्या स्ट्राइक करना चाहिए? कि यार a प्लस बी दिया है और हम a प्लस बी प्लस सी 180 डालते हैं। उसी तरीके से यहाँ b प्लस सी दिया है, हम a प्लस बी प्लस सी भी 180 जानते हैं। तो अगर यहाँ पे एक a की कमी है, यहाँ पे एक c की कमी है, अगर वो होता तो फटाक से हम 180 कर देते। तो वो c वहां पे नहीं है, तो मैं क्या करूं कि c आ जाए। ध्यान देना, मैं क्या करूं, या तो यहां c आ जाए या यहां a जाए, या तो यहां c आ जाए या यहां a आ जाए। मैं सीधे उसके बदले 180 डाल दूंगा। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं,
अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो देखो क्या फायदा होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर यहां पे कितना हो गया 238 डिग्री। इतना क्लियर है। मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। अब कहोगे सर आपने जोड़ क्यों दिया, कैसे समझेंगे जोड़ना है। तो भाई मेरे एक सी की कमी यहां पे थी, एक ए की कमी यहां पे थी, अगर वो होता तो मैं 180 मेरे को मिल जाता। तो देख रहे हो यहां जो सी की कमी है वो यहां पे पूरी हो रही है, यहां जो ए की कमी है वो यहां पे पूरी हो रही है। तो मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो तीन तो क्या हो जाएंगे एक साथ, कम से कम एक साथ तो आ जाएंगे। तो वो कम से कम एक साथ आने का फायदा ये होगा कि अब आपकी इक्वेशन में ए भी है, बी भी है, सी भी है, एक भी एक्स्ट्रा है तो क्या हो गया, रहने दो, ए भी है, बी भी है, सी भी है, और तीनों मिलके कितना होता है 180 डिग्री होता है। तीनों मिलके कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो तीनों मिलके 180 बन गए, एंगल बी है, यहां पे 238 है। अब बस एंगल बी निकालना रहा। एंगल बी नहीं निकाल लोगे क्या, यहां से बहुत इजीली निकाल लोगे। एंगल बी की मान लो कोई वैल्यू आई 10, मान लो कोई वैल्यू आई 10, कुछ एक्स ही मान लो, चलो एंगल बी की कोई वैल्यू आ गई एक्स। अब भाई आप a प्लस बी जानते हो, इसमें b आपको निकल गया, आप a बता दोगे। आप b प्लस सी जानते हो, इसमें आपको b निकल गया, अब आप c बता दोगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मैथ्स में किसी भी सवाल को बनाने का तरीका क्या होता है कि हम जो चीजें जानते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको समझा दूंगा हर चीज, क्यों ऐसा सोचेंगे, क्यों ऐसा हम अप्लाई करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है वरना इस चीज को भूल जाओगे। प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें ध्यान में रहेंगी। और ये ऐसा चीज नहीं है कि ये बस यही यूज होगा, इस टाइप की चीज आपको किसी दूसरे चैप्टर में भी यूज हो सकती है। ये जो पैटर्न दिख रहा है ना कि ए 1+2 दे दिया, 2+3 दे दिया, अब मेरे से पूछ रहा है 1, 2 और 3 बताओ, तो ये वाला जो पैटर्न आपको कहीं और जगह भी दिख सकता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। समझ गए बात को, कोई डाउट यहां पे किसी को नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, कोई डाउट किसी को यहां पे नहीं होना चाहिए। देखो ये इस चीज को बनाने का एक तरीका है, ये जो है इस चीज को बनाने का एक तरीका है। इस चीज को बनाने का एक और तरीका है, सेकंड मेथड। देखो अब सेकंड मेथड क्या होगा, भाई स्टूडेंट हो आप, कई तरीके हो सकते हैं, मैं किसी को निराश नहीं करूंगा, सबको अपना अपना तरीका बताऊंगा। तो देखो सेकंड तरीका क्या हो सकता है इसको बताने का, सेकंड तरीका ये हो सकता है इसको बनाने का कि हम ये जानते हैं कि एक ट्रायंगल में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब मैं कुछ ऐसा करूं, ध्यान देना, अब मैं कुछ ऐसा करूं कि एंगल बी को भी ए में बदल दूं, एंगल सी को भी ए में बदल दूं, तो तीनों एंगल ए आ जाएंगे, तो मैं एंगल ए बता दूंगा। या फिर आप एंगल ए को बी में बदल दो, एंगल सी को भी बी में बदल दो, ये ऑलरेडी बी में है, अब तीनों मिलके बी हैं, आराम से बी आ जाएगा। या फिर आप ए को एंगल सी में बदल दो, एंगल बी को एंगल सी में बदल दो, एंगल सी तो एंगल सी रहने दो, तो सिर्फ एक अननोन रह जाएगा, सिर्फ सी नहीं पता है, अब आप आराम से निकाल लोगे। तो ये क्या है दूसरा तरीका। तो मान लो मैं बी और सी को ए में बदलना चाह रहा हूं, मैं बी और सी को क्या करना चाह रहा हूं, ए में बदलना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, ए में बदलते हैं। देखो एंगल ए को एंगल ए रहने दो। अब देखो एंगल बी है, एंगल बी को ए में बदलना है, यहां से एंगल बी के बदले एंगल ए के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, यहां से मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, एंगल बी इज इक्वल टू, देखो ए को मैंने उस तरफ भेज दिया, कितना आ गया 108 डिग्री माइनस एंगल ए, कितना आ गया 108 माइनस ए। तो क्या लिखोगे 108 माइनस एंगल ए, एंगल बी को मैंने क्या किया, एंगल ए के टर्म्स में बना दिया। उसी तरीके से यहां से एंगल सी भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे एंगल सी, डायरेक्टली बताओ, बी उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 130 माइनस एंगल, देखो 130 माइनस क्या हो रहा है, यहां पे बी को मैंने ए में बदला, और अगर मैं यहां से क्या कर रहा हूं, सी को बी में बदल रहा हूं। अब देखो सी को बी में बदलने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ए के टर्म्स में नहीं आया। तो यहां पे देखोगे कि मैं क्या सबको एक टर्म में ला सकता हूं, सबको एक टर्म में कैसे लाओगे, तो देखो क्या करो, दोनों में बी है, दोनों में क्या है, बी है, तो तुम क्या करो कि दोनों में चूंकि बी है, तुम ए को भी बी में बदल दो, तुम सी को भी बी में बदल दो, और बी तो पहले आपके पास रहेगा ही, तो उससे ये चीज सॉल्व हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो ए को भी बी में बदल दो, तो ए को क्या लिखोगे 108 माइनस बी, उसी तरीके से बी तो बी है ही, सी को भी क्या करो बी में बदल दो, तो सी को भी बी में बदलोगे तो क्या आ जाएगा 130 माइनस बी। अब देखो तीनों बी के टर्म्स में है, अब सिर्फ एक अननोन रहा, नहीं निकाल पाओगे क्या, इजीली अब यहां से बी निकाल लेंगे, बी निकल जाएगा तुम्हारा, क्या निकल जाएगा, बी निकल जाएगा तुम्हारा।
तो तुम आराम से अब इसको यहां पुट करोगे तो ए आ जाएगा, यहां पुट करोगे तो सी आ जाएगा, ए बी सी आ गया। ये क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। आपको जो तरीका पसंद हो वो तरीका अपना सकते हो। तो घर में एक बार ट्राई करना बनाने का। कौन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बार ट्राई करना, बनना चाहिए। रेशियो से रिलेटेड और कैसे बताया, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको कैसे अप्रोच में लेना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी ट्रायंगल में आपको किन्हीं दो एंगल की वैल्यू दी है और उसी में से एक एंगल कॉमन है, ठीक है, उसी में से एक एंगल कॉमन है, अब उसके साथ दूसरे का कॉम्बिनेशन बना दिया, उसकी वैल्यू दी है। तो हमने इसको देखा था किस तरीके से, ये अभी 3 वेरिएबल है, 3 अननोन है, मेरे को ना ए पता है, ना मेरे को बी पता है, ना मेरे को सी पता है। तो 3 चीज मेरे को पता नहीं, इक्वेशन सिर्फ 2 दी है तो बनेगी नहीं जब तक कि मेरे को तीसरी चीज पता नहीं होगी। तो तीसरी चीज के लिए उसने बोल दिया, क्या बोल दिया कि ये तीनों एंगल एक ट्रायंगल का हिस्सा है, तो वहां से चीजें आसान हो गई। तो मैंने आपको 2 तरीके बनाने के हैं। तो एक बार दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी फिर मैं एक एक तरीका बताऊंगा, आप सेकंड तरीके से खुद एक बार ट्राई करना। तो देखो क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। 4 की मैं बात करूं, सबसे पहले मेथड 1 की बात करता हूं। तो देखो मेथड 1 क्या कह रहा है 4 का। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है, मैं एक ट्रायंगल भी बना देता हूं। क्या है ना, किसी भी ज्योमेट्री के प्रॉब्लम में अगर आप फिगर बनाओगे तो उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट रहता है। कितना भी छोटा क्वेश्चन रहा है, एक छोटा सा फिगर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं होगा, आप आराम से फिगर बना सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल रहता है एक ज्योमेट्री के प्रॉब्लम में फिगर बनाना, बहुत अच्छा इंपैक्ट देता है ये, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल ए प्लस बी 108 डिग्री है। लिखो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी किसकी इक्वल है, 108 डिग्री की इक्वल है। पहली चीज ये दी है। दूसरी चीज आपको क्या दी है कि एंगल बी और एंगल सी 130 डिग्री के इक्वल है। एंगल बी और एंगल सी 130 डिग्री की इक्वल है। अब देखो क्या बताया था मैंने, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। क्यों कर दो, इसके लिए प्रीवियस लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दो, तो क्या लिखोगे, एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से देखो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा, 238 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहां पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी क्या होगा, 2 एंगल बी हो जाएगा। 2 एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया, 238 डिग्री। अब इसको इस तरीके से लिख लो, कैसे लिख लो, देखो ब्रैकेट में लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एक एंगल भी यहां पे बच गया ना, उसको ब्रैकेट के बाहर कर लो। कितना हो गया, 238। कितना हो गया, 238 डिग्री। अब देखो हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ये कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। लिख लो यहां पे 180 इज इक्वल टू एंगल बी 180 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 238। क्यों हुआ, ब्रैकेट में रीजन दोगे। क्या रीजन दोगे आप रीजन दोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। कितना होगा ये, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये आप लिख लेना। अब यहां से क्या कैलकुलेट कर लो, एंगल बी कितना आ रहा है, एंगल बी देखो 238 माइनस 180 कितना हो गया, देखो 180 प्लस 50 230 हो गया, यानी कि 58 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 58 डिग्री आ गई। अब आपने बी निकाल लिया है तो क्या ए और एंगल सी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। इतना नोट कर लो, समझ गए होगे। रब कर रहा हूं मैं आगे। अब देखो ये हो गया ना, इसके बाद क्या निकालना है मेरे को, अब इसको क्या बोल दो, इसको तुम बोल दो नंबर 2। अब मेरे को क्या निकालना है, यहां से लिखोगे यहां पे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी कितना निकल के आ गया, 58 डिग्री। डाल दो यहां पे एंगल ए प्लस 58 इज इक्वल टू 108। ब्रैकेट में क्यों ये लिखा तुमने, फ्रॉम 2। भाई 2 की मदद से लिखा ना तुमने, जो दूसरा इक्वेशन निकाला जहां से तुमने बी कैलकुलेट किया वहीं से लिखा। तो यहां से कितना आ रहा है, एंगल ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपकी, 50 डिग्री आ गई। देखो 50 में 58 जोड़ोगे 108 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 58 डिग्री आ गई। इसी तरीके से फिर से लिखोगे किसके लिए, एंगल बी प्लस सी के लिए। क्या लिखोगे, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना दिया, 130 डिग्री दिया है। तो अब देखो एंगल बी की वैल्यू कितनी आई है, 58 डिग्री आई है। यहां लिखोगे, क्या लिखोगे, एंगल बी कितना हो गया, 58 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहां से एंगल सी की वैल्यू क्या बताओगे, यहां से एंगल सी की वैल्यू आप बताओगे मेरे को 130 माइनस 58।
यानी नियरली 60, तो ये हो गया 72 डिग्री। क्या हो गया ये एंगल सी। तो हमारे पास एंगल ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। लास्ट में एक साथ लिख देना देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू कॉमा एंगल सी इज इक्वल टू, खत्म। ठीक है, ये क्या था आपका मेथड 1 था। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल। हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप को या इस तरह की चीजें अगर आगे इनकाउंटर होती है उसके लिए, तो उस चीज को बस मैं फॉलो कर रहा हूं, आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया। क्यों किया बार बार बोल रहा हूं, एक बार प्रीवियस वीडियो देख लो, रेफर कर लो, समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब देखो, ये था पहला मेथड। अब दूसरा मेथड देखते हैं। इसी सवाल को दूसरे मेथड से मैं आपको बना के दिखाता हूं। अब देखो, दूसरे मेथड में मैं क्या करूंगा कि मेरे को ये दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है, और मैं क्या जानता हूं कि एक ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना लिख सकते हो। अब देखो, अब मैंने आपको सेकंड मेथड में ये बताया था कि तीनों को किसी एक एंगल के टर्म्स में बदल दो। क्या बोल रहा हूं? तीनों एंगल को किसी एक एंगल के टर्म्स में बदल दो। तो जैसे ही तीनों एंगल को किसी एक के टर्म्स में बदल दोगे तो इक्वेशन में एक ही अननोन रह गया ना, वही जो एंगल नहीं पता है मेरे को, सिर्फ एक अननोन। तो एक अननोन है तो आराम से सॉल्व करके निकाल लोगे। अब बात ये आती है कि किसको किस में बदलूंगा, ये कैसे डिसाइड करूंगा और कैसे बदलूंगा और पुट करूंगा। किसको किस में बदलूंगा, ये कैसे डिसाइड करूंगा और कहां कैसे पुट करूंगा। तो देखो यहां पे, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, जो गिवन है ना उसको देखो। तो गिवन में क्या देख पा रहे हो, बी यहां पे भी है, बी यहां पे भी है, समझना मेरी बात को, बी यहां पे भी है, बी यहां पे भी है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं ए को बी के टर्म्स में लिख दूं, मैं ए को बी के टर्म्स में लिख दूं, सी को भी बी के टर्म्स में लिख दूं, ए को भी मैंने बी के टर्म्स में लिख दिया, सी को भी मैंने बी के टर्म्स में लिख दिया, बी तो ऑलरेडी है ही, तो तीनों बी 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 के टर्म में आ जाएंगे, तो बी निकाल लूंगा मैं। उस बी को अगेन यहां डाल दूंगा तो ए निकल जाएगा, उस बी को यहां डाल दूंगा तो सी निकल जाएगा। बस इस चीज को अप्लाई करो। क्या अप्लाई करोगे, यहां पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस बी कितना दिया है, ये दिया 108 डिग्री। तो क्या लिखोगे यहां से, क्या बोला मैंने, जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है बाकी को उसके टर्म में लिख दो। तो देखो कॉमन बी आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन से ए को बी के टर्म में लिख दो। तो क्या लिखोगे, एंगल ए इज इक्वल टू 108 माइनस एंगल बी, यही लिखोगे आप। इसको क्या मान लो, इसको मान लो तुम 3। उसके बाद क्या लिखोगे, एंगल बी प्लस सी कितना दिया था, 130 डिग्री दिया था। अब यहां पे फिर से बी के टर्म में सब कुछ होना चाहिए, सी को रिप्लेस करो। क्या लिखोगे, सी इज इक्वल टू 130 माइनस बी, उधर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस बी। इसको क्या मान लो, 4 मान लो। उसके बाद क्या लिखोगे, इसको मान लो इक्वेशन ए बोल दो, या शुरुआत में ही कुछ तुम 2 3 4 बोल देते तो क्या लिख देते, मान लो इसको मैं इक्वेशन क्या बोल दे रहा हूं, इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको मैं शुरुआत में ही 3 बोल देता, इसको मैं अभी 4 बोल दे रहा हूं, इसको 5 बोल दे रहा हूं। तो क्या लिखोगे, पुटिंग, क्या पुटिंग भाई, पुटिंग 4 and 5 इन इक्वेशन। आप पूरा लिखना है स्पेलिंग, इक्वेशन किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, 3 में पुट कर रहे हैं। तो 3 में मैंने पुट करा, तो क्या मिल रहा है मुझे, मुझे ये मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है, मुझे यहां पे ये मिल रहा है कि एंगल ए, ठीक है। अब देखो ए के बदले आपने डाल दिया है ना, तो ए के बदले क्या डाला आपने, 108 माइनस एंगल बी। ये किसके बदले आया, ए के बदले आया। उसी तरीके से एंगल बी, देखो एंगल बी रह गया, बी को तो बदलूंगा नहीं मैं। अब सी को भी बी के टर्म्स में लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, 130 माइनस एंगल बी। ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब क्या देख रहे हो, बी बी बी, बस इसको एक साथ सिंप्लीफाई करो। क्या आ रहा है, देखो यहां से ओपन करो ब्रैकेट, 108 माइनस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस 130 माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो 1 प्लस बी 1 माइनस बी तो खत्म हो गया। क्या बचा आपके पास, यहां पे देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है, 238। तो 238 माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो माइनस बी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बी। तो क्या हो गया, 238, 180 को इधर ले आओ, माइनस 180, माइनस बी उधर जाके प्लस बी बन गया एंगल बी। तो कितना आ रहा है यहां से एंगल बी, देखो फिर से वही आंसर आ गया,
एंगल भी कितना आ गया यहां से 58 डिग्री। अब अगेन वही सारा करोगे, एंगल भी 58 आ गया, इसको वहां तक हमने शायद 5 तक मान लिया था, 4 या 5 तक, तो जो भी देखो नंबर ध्यान देना, जो भी ऑर्डर रहा होगा इसको फिर 6 मान लोगे फिर क्या लिखोगे, पुटिंग 6 and 1 and 2, पुटिंग 6 in 1 and 2, उसके बाद जैसे ही पुट करोगे तुमको ए निकल जाएगा और यहां पुट करोगे तो यहां से सी निकल जाएगा। तो मेरे को ए मिल गया, बी मिल गया, मेरे को सी मिल गया। तो क्या थे, ये दोनों मेथड थे। आपकी मर्जी हो, जो पसंद हो, जो मेथड अच्छा लगे, जो मेथड प्यारा लगे, जो मेथड लगे आसान, उस मेथड से बना दो। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, दोनों मेथड का कंसेप्ट भी बता दिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये खुद ट्राई करो अभी एक बार पॉज करके वीडियो को, नहीं बने तो एक बार देखो, बन जाए तो एक बार देखो, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले, कुछ अलग हो क्वेश्चन में, कुछ अलग बताया हो मैंने। देखो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया मेरा 4 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अगेन ट्राइंगल एबीसी ही है, एंगल ए प्लस बी अब 125 दिया, एंगल ए प्लस बी कितना दिया है 125 डिग्री दिया है, और क्या दिया, एंगल ए प्लस सी 113 दिया, एंगल ए प्लस सी कितना दिया आपको 113 डिग्री दिया है। तो मेरे को क्या पूछ रहा है, ए बी सी और बताओ, क्या बताओ, ए बी और सी बताओ। उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल। मैं मेथड 1 प्रेफर करता हूं, जल्दी बनता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको 1 मान लूंगा, उसी तरीके से देखो इसको 2 मान लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिल रहा है भाई हमें ये मिल रहा है कि क्या मिल रहा है, देखो यहां से अब डायरेक्टली जब आपने लिख दिया एडिंग 1 and 2 तो सीधे यहां पे ऐड कर लो, कितना आ रहा है, आप लिखोगे ऐसे, देखो a प्लस बी प्लस सी को पहले एक साथ कर लो, a प्लस बी प्लस सी को एक साथ कर लो, a प्लस बी प्लस एंगल सी प्लस क्या बचा हुआ है, एक एंगल ए और बचा हुआ है, प्लस एंगल ए, किसके इक्वल हो गया, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है 238 डिग्री, कितना आ रहा है 238 डिग्री, फिर से कितना आ गया 238 डिग्री आ गया। ये कितना होता है 180 डिग्री, क्या रीजन लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे इसका, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या लिखोगे 180 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 238 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल ए की वैल्यू क्या बताओगे आप मुझे, आप बताओगे 238 माइनस 80 कितना हो गया, 80 प्लस 50 30, तो 80 डिग्री। यहां भी देखो ए कितना आ गया 58 डिग्री आ गया। अब ए आ गया है तो बी नहीं निकाल लोगे, उसी तरीके से कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या बताओगे, एंगल बी इज इक्वल टू 125 माइनस ए। अब देखो 125 माइनस ए कितना आया 58 डिग्री आया है, कितना आ रहा है ये सॉल्व करके देखो, 8 प्लस 7 15 और यहां से ये 11, तो 11 माइनस 5 6 67 डिग्री, ये क्या मिल गया आपको, एंगल बी मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से एंगल सी क्या बताओगे, एंगल सी आप बताओगे 113 माइनस एंगल ए, क्या हो जाएगा एंगल ए 113 माइनस 58 डिग्री, कितना आ रहा है ये सॉल्व होके देखो, 8 प्लस 5 13 और यहां क्या बचा 10 में से 5 का 5 55 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो मेरे को एंगल ए मिल गया, मेरे को एंगल बी मिल गया, मेरे को एंगल सी मिल गया। आपकी मर्जी, आप मेथड 2 से बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तरीका लिखने का बता दिया है, अप्रोच मैंने बता दिया, बस उसी को क्या कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है, लेकिन इसने क्या कर दिया ना, साइन बदल दिया है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है, लेकिन इसने क्या कर दिया, साइन को बदल दिया। अब साइन को बदलने से क्या फर्क पड़ा वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है, अब देखो ट्रायंगल एबीसी नहीं है, क्या है पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी, ट्रायंगल क्यू और ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, इसके वर्टेक्स है। अब देखो पी क्यू आर ट्रायंगल में पी माइनस क्यू दिया है 48 डिग्री, एंगल पी माइनस एंगल क्यू कितना दिया है 42 डिग्री दिया है, और क्या दिया है, एंगल क्यू माइनस आर दिया है, कितना दिया है, एंगल क्यू माइनस एंगल आर कितना दिया है, क्यू माइनस आर 21 डिग्री दिया है। ठीक है, समझ गए बात को। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। अब देखो यहां पे बीच में प्लस नहीं है, एक एंगल प्लस वाला है, एक एंगल माइनस वाला है, एक एंगल प्लस वाला है, एक एंगल माइनस वाला है। ठीक है, और क्या खासियत है कि जो एंगल कॉमन हो रहा है दोनों में,
एक में माइनस से कॉमन है, एक में प्लस से कॉमन है, तो क्या किया जाए? अब तुम कहोगे सर ऐड करेंगे, जैसे कर रहे थे, करके देखो ऐड क्या हो रहा है। जैसे ही ऐड करोगे तो ये क्यू और ये क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, खत्म। क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा एंगल P माइनस एंगल R, किसके इक्वल हो गया? 21 डिग्री के। क्या फायदा मिला करके? कुछ अचीव कर लिया क्या आपने ये करके? क्या फायदा मिला? कोई फायदा मिला? देखते हैं। क्या किया तुमने? इन दोनों को ऐड किया। तो जैसे ही तुमने इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास ये आ गया। क्या आ गया? ये आ गया। अब देखो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में कोई फायदा हुआ ये करने से? तो कोई फायदा मेरे को होता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्या बोल रहे हो? यहाँ पे कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरा काम आसान नहीं हो गया, मेरे पास एक तीसरा इक्वेशन का फॉर्म आ गया और वो भी इन दोनों से ही मिलके बना है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तभी ये आया है। तो जोड़ने से वो a प्लस बी प्लस सी टाइप की चीज तो बनी नहीं। समझना मेरी बात को, जोड़ने से a प्लस बी प्लस सी टाइप की चीज बन नहीं पाई मेरी। तो मैं क्या करूं? अब क्या कर सकता हूं? घटा के देखते हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं? घटा कर देखते हैं। अब क्या दोनों को जोड़ नहीं रहे हैं, घटा रहे हैं। तो देखो क्या होगा, घटेगा तो यहां क्या हो गया, एंगल P माइनस एंगल Q ऊपर वाला। अब देखो इसको घटाया तुमने तो क्या हो गया, ये प्लस Q से माइनस Q बन गया। ये घट के क्या हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस, क्या बन गया? एंगल R बन गया। आगे क्या आया? 21। तो 42 माइनस 21 कितना आ गया? घट के 21 आ गया। इतना समझ गए? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पे एंगल P प्लस एंगल R माइनस 2 एंगल Q कितना हो गया? 21 डिग्री हो गया। हो रहा है इतना? अब देखो, अब बात यहां पे ये है कि देखो मेरे को P प्लस R मिल गया है। हम देखो P प्लस Q प्लस R जानते हैं, अगर रहता तो मेरा काम हो जाता। मेरे को P प्लस R मिल गया है लेकिन प्लस Q की कमी है। क्या है? प्लस Q की कमी है। तो प्लस Q की कमी है तो भाई ले आओ ना प्लस Q, किसी ने रोका है क्या? देखो एंगल P प्लस एंगल R, प्लस Q में लेकर आ गया, कमी थी ना, तो प्लस Q में लेकर आ गया। अब जबरदस्ती प्लस Q लाए हो ना, पहले से तो था नहीं, तो हटाओगे भी, तो हटाने के लिए इसी प्लस Q को मैंने क्या किया? घटा दिया। क्या किया मैंने? ध्यान देना, किसी इक्वेशन मान लो लिखी है 2 प्लस 3 बराबर 5, मान लो ऐसा लिखा है, तो मैंने क्या किया? 2 प्लस 3 लिखा। अब मान लो मुझे जरूरत थी 4 की, तो मैं 4 जबरदस्ती लेकर आया। तो जबरदस्ती लाया हूं ना, तो फिर से जबरदस्ती हटा भी दिया। बराबर कितना? 5 बोल दिया मैंने। तो 4 4 फिर से क्या हो गए? कट गए, कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कंसेप्ट इस क्वेश्चन का यही है कि जब नेगेटिव वाला रहे, तो नेगेटिव वाला रहने पे हम देख रहे हैं, अगर हम ऐड करके देखते हैं तो ऐड करके हम क्या देख रहे हैं कि वो 3 फॉर्म की तो इक्वेशन ही नहीं आ रही है, एक कैंसिल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? एक कैंसिल हो जा रहा है। अब मेरे को यूज क्या करना है? P प्लस क्यू प्लस आर। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे को P प्लस क्यू प्लस आर मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे को P प्लस क्यू प्लस आर मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मिलने का एक तरीका है, अगर मैं इन दोनों को घटा देता तो देखो क्या होता, ये पॉजिटिव रह जाता, ये माइनस वाला प्लस बन जाता, तो 2 प्लस वाले मिल गए, ये माइनस ही रहता, रहने दो। तीसरा प्लस की जरूरत थी तो वो तीसरा प्लस मैं जबरदस्ती लाया, तो जबरदस्ती लाया तो जबरदस्ती हटा भी दिया। अब देखो बचा क्या? यहां से -2q लिख दो, माइनस एंगल 2q किसके इक्वल हो गई? 21 डिग्री की इक्वल है, क्योंकि घटाया है भाई हमने। समझे कंसेप्ट को? देखो मेरे को ये लाना था, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूं या घटाऊं वो तुम पे निर्भर करेगा, वो तुमको करके देखना होगा कि ऐड करने पे आएगा या सब्ट्रैक्ट करने पे। दिमाग में थोड़ा साइन चेंज करके देखना कि अच्छा ये प्लस रह जाएगा, जब मैं माइनस करूंगा तो ये भी प्लस बन जाएगा, लेकिन क्यों क्यों रह जाएंगे माइनस वाले ही, प्लस वाला कुछ आएगा नहीं, तो मुझे जबरदस्ती प्लस वाला लाना पड़ेगा। अब मैं जबरदस्ती लाया हूं तो जबरदस्ती हटाना भी पड़ेगा। तो अब देखो, अब इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं कितनी होती है, 180 डिग्री लिख दो। 180 डिग्री क्या लिखोगे ब्रैकेट में? रीजन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे देखो, अब देखो यहां पे इसका यूज हमने कर लिया, यहां क्या बचा? -2q -2 एंगल q माइनस q, -2 -1 -3, यानी कि -3 एंगल q किसके इक्वल आ गया? 21 डिग्री के इक्वल आ गया। तो यहां से क्या बताओगे? 3 एंगल q, मैंने क्या किया? 3 एंगल q को उधर भेज दिया, तो +3 एंगल q, और इस 21 को इधर भेजूंगा तो माइनस बन जाएगा, तो क्या हो गया? 180 -21 हो गया।
180 माइनस 21 देखो कितना आ रहा है, 180 माइनस 20 160 यानी 159। कितना आया? 159 आया। तो यहां से मैं पूछूं क्यू बताओ क्या होगा, तो क्या बताओगे? 159/3 यानी 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 यानी कि 53 डिग्री। क्यू की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 53 डिग्री निकल के आ गई। आ रही बात समझ में? एप्लीकेशन का तरीका क्या था कि हम ये चीज मेरे को यूज करना है किसी तरीके से। अब मैं दिए हुए इक्वेशन को जोड़ के ये चीज यूज आसानी से कर सकता हूं या घटा के कर सकता हूं, वो तुमको देखना है। कि यहां पे कुछ ऐसा था, कैसा था कि यहां पे एक जगह प्लस क्यू था, एक जगह माइनस क्यू था, तो इस वजह से यहां मैं घटाया तो मेरा काम आसान हो गया। हो सकता था आर पहले रहता, क्यू बाद में रहता, हो सकता था वहां पे तुम जोड़ते तो काम हो जाता। तो जब माइनस वाले रहे ना, कोई भी माइनस वाला दो इक्वेशन दिया रहे ना, तो वहां पे तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि उन दोनों को जोड़ने पे मेरे पास एटलीस्ट 2 प्लस वाले आने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 2 प्लस वाले एंगल आने चाहिए, या घटाने पे एटलीस्ट 2 प्लस वाले एंगल आने चाहिए। तो उससे फायदा क्या होगा? वो जो तीसरे एंगल की कमी है वो मैं खुद ब खुद इसे लगा के पूरी कर दूंगा। मैंने खुद लगा दिया, खुद हटा भी दिया, और जो लिखा था एज इट इज लिख दिया। अब देखो इस क्यू को यहां लगाने और हटाने से कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं? ये कैंसिल होके फिर से 0 हो जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो मेथड है ना यूज करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, इसको ध्यान में रखना कि जब एक इक्वेशन मेरे को जबरदस्ती लाना है तो मैं कैसे रीअरेंज करूं, कैसे चेंज करूं कि आ जाए, वही यहां पे आज आपने सीखा है। अब तो क्वेश्चन आसान है, क्यू निकल गया है, क्यू को यहां डालोगे तो पी निकल जाएगा, क्यू को यहां डालोगे तो आर निकल जाएगा। तो देखो क्या क्या आ रहा है, क्यू 53 है तो आपका पी कितना आ जाएगा? पी आ जाएगा 42 प्लस क्यू यानी 42 प्लस 53 यानी कि 95 डिग्री। देखो क्या आ गया? 95 डिग्री। कौन सा एंगल आ गया? ये आपका पी आ गया। उसी तरीके से यहां से देखो क्यू दिया है, आपको आर निकालना है, तो आर क्या बताओगे? आर बताओगे क्यू माइनस 21, इसमें 21 घटा दो, कितना हो जाएगा? 31 डिग्री हो जाएगा। 31 डिग्री। ये क्या निकल गया? ये आपका आर निकल गया। आ रही बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन कितने टाइप का बनता। अगर यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच में देता तो यहां पे आपसे देखो, या एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन और पूछ सकता था। ये डाटा दे दिया, आपको कहेगा फाइंड क्यू पी क्यू आर एंड हेंस गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ ट्रायंगल विच इज फॉर्म्ड, या गिव मी डाटा अबाउट विच टाइप ऑफ ट्रायंगल्स इज फॉर्म्ड, या बोलेगा टेल मी विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। तो क्या देख रहे हो? एक्यूट एंगल आ रहा है, एक एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है, यानी कि क्या देख रहे हो? एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यानी इसका फिगर इस तरह का नहीं, किस तरह का होगा? इसका फिगर कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि क्या बन रहा है? ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो देखो बड़ा वाला एंगल क्या है? 95 डिग्री। 95 डिग्री क्या आया है? मेरा एंगल पी आया है, यानी यहां एंगल पी रहा होगा, यहां कहीं क्यू और यहां कहीं आर। इस तरह का ट्रायंगल है। तो देखो एक छोटे से क्वेश्चन से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्या था? मेथड 1 अप्लाई करने का। मेथड 2, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ लोग कहेंगे कि मेथड 2 सर अप्लाई करना ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां मैं क्या करूंगा, वहां मैं सीधे लिखूंगा। क्या लिखता? देखो यहां ध्यान देना, मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 की अगर बात होती तो मैं वहां सीधे लिखता। क्या लिखता मेथड 2 में? ये कितना है भाई? P माइनस क्यू है 42, क्यू माइनस आर है 21, ये है 42, ये है 21। वहां पे मैं डायरेक्टली लिखता कि मैं जानता हूं कि P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R होता है 180 डिग्री। उसके बाद मैं क्या जानता हूं? उसके बाद मैं ये जानता हूं कि अगर मैं तीनों को एक एंगल के टर्म में लिख दूं मेरा काम हो जाएगा। यही मेथड 2 है मेरा। तो मैं देख रहा हूं क्या लिख सकता हूं, तो तुरंत आपके दिमाग में दिखना चाहिए कि Q दोनों में कॉमन है, यानी कि P को Q के टर्म्स में लिख दो, R को भी Q के टर्म्स में लिख दो। तो P को Q के टर्म्स में लिखते तो क्या लिखते? आप लिखते देखो 42 प्लस एंगल Q। देख लो Q उधर चला जाएगा तो P क्या बताओगे? 42 प्लस एंगल Q। एंगल Q ही रहेगा। एंगल R को कैसे लिखते? एंगल R को उधर भेज दो, 21 को इधर ले आओ, तो एंगल R कितना हो गया? Q माइनस 21। एंगल Q माइनस 21, ये क्या हो गया? एंगल R हो गया, बराबर 180। अब तीनों में Q आ रहा है, तो तीनों में Q आ रहा है, आराम से Q निकाल लोगे। Q की वैल्यू पुट करोगे, P आ जाएगा, Q की वैल्यू पुट करोगे, R आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। यही क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था। ये क्या था? आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्या हो गया? यहाँ पे क्लियर हो गया। दोनों मेथड से मैंने समझा दिया
कि जब माइनस वाला आए ना तो थोड़ा ध्यान देना, मेथड 1 लगाने से पहले अप्लाई वो भी होगा, अप्लाई टू भी होगा। यही होता है कि अलग अलग मेथड अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम करता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ क्या किस तरीके से अप्लाई करना है। ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती है, सोचने से आती हैं। एक सवाल पे जब तक सोचोगे नहीं ना, अलग अलग तरीके नहीं निकल के आएंगे। समझ के बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है ना वो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। क्या है? स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है। हर एक्सरसाइज अभी तक हम जो भी चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं वहां पे मेरे को एक स्टेटमेंट टाइप का प्रॉब्लम इनकाउंटर हो रहा है। तो स्टेटमेंट टाइप का प्रॉब्लम पढ़ने के लिए बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ कुछ बेसिक अंग्रेजी के शब्दों की। अगर वो अंग्रेजी के शब्द आपको अच्छे से क्लियर हैं तो आप आराम से इसको क्या कर लोगे, कन्वर्ट करके लिख दोगे मैथमेटिकल इक्वेशन में। ये चीज क्लियर नहीं है फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। सवाल नहीं समझ में आ रहा हो, एक सवाल को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, समझ में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 4, 5 और 6 एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। इसके मैंने 2 मेथड्स बताए थे आपको, आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्यों मेथड अप्लाई करेंगे, किस कंडीशन में क्या देखेंगे, ये सारी चीजें सारी बारीकियां मैंने आपको बताई हैं। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 और 8 पे मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती है ना जब वो वर्ड्स के मतलब पता हो। अगर आपको वर्ड्स का मतलब क्लियर नहीं है ना, आप स्टेटमेंट प्रॉब्लम या तो गलती कर दोगे या अटक जाओगे। तो देखो, अगर कोई क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आया ना तो कोई हड़बड़ी नहीं है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम को एटलीस्ट 2 बार पढ़ो। तो 2 बार पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। और सबसे अच्छा तरीका होता है ना स्टेटमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एक लाइन तक पढ़ो। कहां तक? फुल स्टॉप, जहां तक पहला नहीं आ रहा हो। जैसे ये तो मान लो 1 लाइन का क्वेश्चन है, हो सकता है कोई 3 लाइन के हो, कोई 4 लाइन के हो। 1 लाइन पढ़ो, उससे एक मैथमेटिकल चीज तुमको मिलेगी, बस उस चीज को लिख दो। फिर दूसरी लाइन पढ़ो, उससे कुछ पता चलेगा, उसको लिख दो। फिर तीसरी लाइन पढ़ो, उससे कोई मैथमेटिकल चीज पता लगी, उसको लिख दो। तो ऐसे तुम्हारा टाइम बचेगा, एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो तो तुम्हें मिल गई एक एक करके। समझ गए? एक बार पढ़ने से काम हो गया। कब? 1 लाइन को पढ़ो तुरंत, उससे रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल फॉर्म आ रहा है या तुम डिराइव कर पा रहे हो उसको तुरंत बोर्ड पे लिख डालो। समझ गए बात को? आप कॉपी पे लिखोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 116 डिग्री, ठीक है, एंड देयर डिफरेंस इज 24 डिग्री, फाइंड ईच एंगल। समझते हैं कि करके, जैसा मैंने बताया, क्वेश्चन को पढ़ो, जो इंफॉर्मेशन मिली लिख दो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला कि एक ट्रायंगल में दो एंगल का जोड़ 116 के बराबर है, और उन्हीं 2 एंगल को अगर मैं घटा दे रहा हूं तो 24 के बराबर है। तो मेरे को बताओ हर एंगल क्या होगा ट्रायंगल का। समझ गए क्वेश्चन को? एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में उसने 2 एंगल चुन लिए, कह रहा है उन दोनों एंगल को जोड़ा मैंने, मेरे को एक वैल्यू मिली। फिर कह रहा है उन दोनों एंगल को घटाया मैंने, मेरे को एक वैल्यू मिली। तो अब मेरे को तुम बताओ कि तीनों एंगल क्या रहे होंगे ट्रायंगल के, यही आपका क्वेश्चन है। कैसे स्टार्ट करेंगे? ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बना दिया भाई हमने। मान लो इसको मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी, इस वर्टेक्स को सी बोल दिया। अब क्या क्या एंगल मिल रहा है? एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास? गिवन, ठीक है। गिवन तुम ये देख लो कि 2 एंगल का सम क्या दिया है, 2 एंगल का सम क्या दिया, 116 डिग्री दिया है। तो क्या गिवन है? मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए और बी के बारे में बात बताई गई है, मान लेते हैं फिगर में, ये हम मान लेते हैं बोलकर कि और ए और बी के बारे में ये बात बोली गई है मेरे को। तुम्हारी मर्जी, तुम बी सी मान लो, तुम्हारी मर्जी तुम सी ए मान लो, कोई भी 2 चुन लो, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले चीज क्या दिया, दोनों एंगल का जोड़ दिया है। क्या दिया है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, क्या दी है इसकी वैल्यू, 116 डिग्री दी है, लिख दिया आपने ये। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको ध्यान रखना। अब उसने कहा कि दोनों एंगल को घटा रहा हूं तो 24 डिग्री आ रहा है, दोनों एंगल को घटा रहा हूं तो 24 डिग्री आ रहा है। अब देखो मैंने 2 24 लिखे हैं, क्यों लिखे हैं समझा रहा हूं मैं। अब अगर 2 चीज को घटाओगे तो किस तरह का घटाना हो सकता है? मान लो मैं बोल रहा हूं दो नंबर ए और बी को मेरे को घटाना है, तो अगर क्वेश्चन ने मेरे को कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो मैं क्या समझूंगा, ए में से बी भी घट सकता है, बी में से ए भी घट सकता है। कौन घटेगा ये सवाल ने तो मेरे को बताया नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? जब घटाने की बात आ गई तो ए में से बी भी घट सकता है, बी में से ए भी घट सकता है, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, कोई जरूरी नहीं है सेम आए।
दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, लेकिन हम कौन सा लेंगे ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? यानी कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मेरे को इतना सोच के बताओ कि यहां मैं एंगल ए माइनस एंगल बी लिखूं या एंगल बी माइनस एंगल ए लिखूं, ये कैसे मैं डिसाइड करूंगा? तो कैसे डिसाइड करोगे? आपकी जो मर्जी है लिख दो, आपकी जो मन में आ रहा है लिख दो, एकदम फ्री हो तुम ये लिखने के लिए। तुम्हारी मर्जी, तुम इसको लिख दो, इसको मत लिखना फिर। तुम्हारी मर्जी, तुम इसको लिख दो, इसको मत लिखना फिर। ठीक है, मान लो कि मैं नीचे वाला लिखता हूं। इस बार क्या लिखता हूं मैं? नीचे वाला लिख रहा हूं। क्या मैंने लिखा? यानी कि मैंने बोला कि एंगल बी में से मैं एंगल ए घटा रहा हूं, तो कितना आया? 24 डिग्री आया। लिख दिया भाई मैंने। अब यहां जो ध्यान देने वाली बात है और जो तुमको क्वेश्चन में बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? दो चीज को जब तुमने घटाया, ध्यान देना मेरी बात को, दो चीज को जब तुमने घटाया तो तुमको एक पॉजिटिव नंबर मिला। क्या मिला? एक पॉजिटिव नंबर मिला। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बड़ी चीज में से तुमने छोटी चीज को घटाई होगी, तभी तो पॉजिटिव नंबर मिला होगा। दो नंबर को तुमने घटाया, तुमको पॉजिटिव नंबर मिला। इसका क्या मतलब है? तुमने बड़ी चीज में से छोटी चीज को घटाया होगा, तभी तुमको पॉजिटिव नंबर मिला। यानी कि भाई 5 में से 3 घटाओगे तभी तो कुछ पॉजिटिव नंबर मिला। क्यों मिला? बड़े में से छोटे को घटाया। अगर 3 में से 5 घटाते तो पॉजिटिव मिल जाता, क्या नहीं मिलता? क्यों? छोटे में से आप बड़े को घटा रहे हो, लेकिन तुम घटा क्या रहे हो? बड़े में से छोटे को घटा रहे हो। क्या किसको घटा रहे हो? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को तुम क्या कर रहे हो? सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। इतनी बात समझ गए? अब देखो, तो यानी कि अगर मैं ये लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कि एंगल बी में मैं एंगल ए को घटा रहा हूं, तो मेरे को एक पॉजिटिव एंगल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। इसका क्या मतलब है? बी बड़ा रहा होगा, ए छोटा रहा होगा। इस चीज को यहां पे लिखो। क्या लिखोगे? बी एंगल मेरा बड़ा है। किससे बड़ा है? एंगल ए से बड़ा है। सिंस एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए, तब तुम ये लिखोगे कि एंगल बी माइनस एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, बस इतना लिख देना है। क्या लिखोगे? जैसे ही ये लाइन लिखोगे ब्रैकेट में ये डाल देना कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए, तभी मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बी में से घटा रहा हूं तो मेरे को एक पॉजिटिव एंगल की वैल्यू मिल रही है। इतना क्लियर? ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। एक चीज अब आगे देखो, अब यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। समझने वाली बस चीज यही थी जो मैंने लिख दी। वो लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं लिखोगे ना तो इनकम्प्लीट आंसर है आपका। कोई अच्छा एग्जामिनर रहेगा, आपके नंबर काट लेगा। वो कहेगा कि इसने मेरे को बताया नहीं ए और बी के बारे में, इसने सीधे लिख दिया। भाई क्यों बी माइनस है, मैं ए माइनस बी क्यों नहीं लिखा? तो उसने बोल दिया कि भाई मैंने ए माइनस बी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने बोल दिया बी बड़ा है मेरा। तो बी बड़ा है तो मैं बड़े में से छोटे को घटाऊंगा ना, तो बड़े में से छोटा घटाऊंगा तब तो मेरे पास कुछ पॉजिटिव आएगा। अब देखो आगे, गिवन हो गया टू फाइंड। क्या फाइंड करना है मेरे को भाई? तो मेरे को फाइंड करना है एंगल ए, एंगल बी, और क्या फाइंड करना है? एंगल सी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्या लिखोगे? सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन होगा मेरा? तो देखो, इसको क्या बोल दो तुम? यहां पे 1 बोल दो, इसको क्या बोल दो? 2 बोल दो। तो क्या देख पा रहे हो? अगर 1 और 2 को ऐड कर दोगे, देखना यहां पे 1 और 2 को ऐड कर दोगे, क्या लिखोगे? एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। अब क्यों ऐड कर रहे हो? पूछोगे सर आप क्यों ऐड कर रहे हो? तो भाई मेरे यहां पे क्लियरली दिख रहा है, यहां पे प्लस ए है। देखो दोनों में ए बी, दोनों में ए बी। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन दी हुई है। सॉल्व कर लो जैसे चाहो, जैसे चाहो सॉल्व कर लो। दोनों को जोड़ोगे तो क्या देखोगे? माइनस से प्लस से खत्म हो जाएगा। यहां बी, यहां बी। सिर्फ बी के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी। बी आ जाएगा, बी आ जाएगा तो ए आ जाएगा, ए आ जाएगा तो सी आ जाएगा। बहुत इजी, अप्लाई करो। दोनों को ऐड कर रहा हूं तो क्या जा रहा है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 116 प्लस 24 कितना हो रहा है? 100, 120, 130, 136, 140। अब देखो यहां पे क्या कैंसिल हो रहे हैं? ये एंगल ए और ये एंगल ए खत्म हो गया। ठीक है, बचा क्या? एंगल बी 2 बार, तो 2 बार एक एक करके एक बार जोड़ा तो कितना हो गया? एंगल बी प्लस एंगल बी, 2 एंगल बी हो गया। तो क्या लिखोगे? 2 एंगल बी। किसके इक्वल? 140 के इक्वल। तो एंगल बी क्या बताओगे? एंगल बी आप तुरंत बता दोगे 140/2 यानी कि 70 डिग्री। एंगल बी क्या मिल गया तुमको? 70 डिग्री मिल गया। अब एंगल बी मिल गया तो एंगल ए भी मिल जाएगा। अब ये जो बी की वैल्यू आई है, इसको तुम्हारी मर्जी यहां पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी यहां पुट कर दो। दोनों में पुट करोगे एक ही आंसर आएगा। ठीक है, और वहां से तुमको क्या निकल जाएगा? एंगल ए। एंगल ए निकालते हैं भाई मेरे।
अब देखो एंगल ए क्या आएगा, यहां पे क्या लिखोगे आप, यहां पे आप लिखोगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है, 116 डिग्री की इक्वल आ रहा है। अब उसमें से एंगल बी की वैल्यू 70 डिग्री दी हुई है, तो आपने एंगल बी की वैल्यू क्या डाल दी, 70 डिग्री डाल दी। ये किसके इक्वल है, 116 डिग्री के। क्लियर। तो यहां से अब एंगल ए की वैल्यू क्या बताओगे, एंगल ए की आप वैल्यू बताओगे 116 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कितना आया, 70 प्लस 40 110 यानी कि 46 डिग्री। कितनी आ गई एंगल ए की वैल्यू, 46 डिग्री। अब मेरे को एंगल ए मिल गया, मेरे को एंगल बी मिल गया, तो अब एंगल सी भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वापिस आ जाओ। अब हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। एंगल ए आपने निकाल लिया है 46, डालो यहाँ पे, प्लस एंगल बी आपने निकाल लिया है 70 से, यहाँ पे पुट करो, प्लस एंगल सी किसके इक्वल आया, 180 डिग्री के। तो यहां से क्या बता दोगे, एंगल सी कितना हो गया, 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करके उधर भेज दो, कितना आ रहा है, 70 प्लस 40 110 116। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 64 डिग्री। देख लो 160 170, हाँ ठीक है 64 डिग्री। तो आपको क्या आ गया, एंगल ए भी आ गया, एंगल बी भी आ गया और एंगल सी भी आ गया। क्लियर, समझ में आया अप्रोच। कुछ नहीं था, एक लीनियर इक्वेशन टाइप की चीज थी जिसको मेरे को सॉल्व करना था, सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अब 8 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, यहां ध्यान देना कि दो एंगल है, किसके, ट्रायंगल के। ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है। क्या बोल रहा है, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तुरंत मेरे को बताओ कि कौन सा ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो एंगल बराबर होते हैं। सोचो, जल्दी सोचो, कौन सा ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो एंगल बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होते हैं। किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो यहां पे क्वेश्चन आपके साथ और चालाकी कर सकता था। क्वेश्चन ने तो यहां सीधा सीधा लिख दिया ना कि दो एंगल ट्रायंगल के बराबर हैं। वो आपको ये भी बोल सकता था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल इज गिवन, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज गिवन। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद बोलेगा, उसके बाद आपको क्या बोलेगा, द एंगल विच इज बिटवीन two non-equal sides of isosceles triangle. The angle which is between two equal sides of a isosceles triangle is क्या, greater than each of them by 18 degree. क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहा हूं। पहले ये क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि two angles of a triangle are equal and third angle is greater than each one of them by 18 degree. Find the angles. समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो एंगल दिए हुए हैं ट्रायंगल के, वो क्या है, बराबर है। पहली चीज क्या दिया हुआ है कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो एंगल क्या है, बराबर दिए हुए हैं। यानी अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है। ठीक है, इस ट्रायंगल को मान लो मैं नाम ABC दे रहा हूं। तो ट्रायंगल के दो एंगल आपको बराबर दिए हुए हैं। और कह रहा है जो तीसरा एंगल है मेरा, जो तीसरा एंगल है मेरा, मान लो इसको मैं y डिग्री बोल रहा हूं, तो y डिग्री बड़ा है। कितना बड़ा है, 18 डिग्री से बड़ा है। किससे बड़ा है, दोनों से बड़ा है। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो मेरा एंगल y है, ये क्या है, x से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 18 डिग्री से ज्यादा है। और यही y किससे ज्यादा है, यही y मेरे दूसरे एंगल से भी कितना, 18 डिग्री ज्यादा है। तो बताओ कि ट्रायंगल के एंगल्स क्या होंगे। समझ रहे हो। अब मैं ये सवाल बताने के बाद अलग तरीके से कैसे ये सवाल पूछा जाता है ये भी बताऊंगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन समझो, एक्स वाई में रब कर रहा हूं और फिर से आपको एबीसी में ही ओवरव्यू दे रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि क्वेश्चन ने बोल दिया आपको क्या बोला कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और क्वेश्चन ने बोला कि अगर मैं थर्ड एंगल को घटा रहा हूं, क्या, थर्ड एंगल मेरा एंगल ए में अगर मैं एंगल बी घटाऊं या एंगल ए में मैं एंगल सी घटाऊं, वो किसके इक्वल आ रहा है, 18 डिग्री की इक्वल आ रहा है। क्योंकि क्या बोल रहा है कि मेरा तीसरा एंगल ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 18 डिग्री से ज्यादा है। किससे ज्यादा है,
दोनों से ज्यादा है, ईच वन ऑफ देम। ठीक है, तो मेरे को बताओ एबीसी क्या रहा होगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या गिवन है भैया? तो सबसे पहले गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और क्या गिवन है? और आपको गिवन है कि एंगल ए माइनस एंगल बी 18 डिग्री, 18 डिग्री ज्यादा है। और क्या गिवन है? एंगल ए माइनस एंगल सी भी 18 डिग्री ज्यादा है। ये तीन चीज आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है? टू फाइंड। एंगल ए निकालना है, एंगल बी निकालना है और एंगल सी निकालना है। अब सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे प्रोसीड करेंगे हम आगे? तो देखो क्या दिया है आपको, एंगल ए माइनस बी 18 है, एंगल ए माइनस सी भी क्या है? 18 है, और एंगल बी एंगल सी के क्या है? बराबर है। अब देखो यहां पे इसको भी बनाने के कई अप्रोच हो सकते हैं। एक अप्रोच देखो, सबसे फेमस जो हम सेकंड मेथड, यहां पे जो सेकंड मेथड यूज कर रहे थे, उसी तरीके से मैं लिख देता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या? 180 डिग्री। अब मैं वही चीज किसी एक को, किसी दो को किसी एक में बदल दूं, किन्हीं दो को किसी एक में बदल दूं, तो एक ही वेरिएबल रह जाएगा मेरे इक्वेशन में, तो उसको आसानी से क्या कर सकता हूं? सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर? तो देखो मैं कैसे बदलूंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन ने यही बोल दिया बी और सी बराबर है, तो क्या करो तुम, सी को बी के टर्म्स में लिख दो। तो क्या लिखोगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी 180। इसको मान लो तुम क्या बोल दो? 1 बोल दो, इसको तुम 2 बोल दो और इसको तुम 3 बोल दो। ठीक है, तो सबसे पहले सी के बदले तुमने बी डाल दिया। अब इक्वेशन छोटी होके क्या हो गई? एंगल ए प्लस 2 ट्वाइस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गई। अब देखो ए को भी बी के टर्म्स में लिख दो। लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो ए को बी के टर्म्स में। ए क्या हो जाएगा यहां से? ए के बदले अगर मैं लिख दूं 18 प्लस बी, ए के बदले क्या लिख दूं? 18 प्लस बी। लिख दो भाई 18 प्लस एंगल बी, किसके बदले? ए के बदले, प्लस ट्वाइस एंगल बी, किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या आपको आ रहा है मिलके, ट्वाइस एंगल बी प्लस एंगल बी, थ्राइस एंगल बी, यानी 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, किसके इक्वल हो गया? 180 माइनस 18 को उस तरफ भेज दो। कितना आ रहा है? देखो ये आ रहा है 162 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या बताओगे? 162 डिवाइडेड बाई 3। देखो कितना आया? 3 5 15, 3 4 12, यानी कि 54 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी निकल के आई? एंगल बी की वैल्यू निकल के आ गई 54 डिग्री। तो अगर एंगल बी 54 डिग्री है, एंगल बी 54 डिग्री है, तो एंगल सी एंगल बी के बराबर है, तो एंगल सी भी 54 डिग्री रहा होगा। एंगल ए क्या बताओगे? एंगल ए बता दोगे 18 प्लस एंगल बी, यानी कि 18 प्लस 54 कितना आ रहा है? देखो 54 74 72 डिग्री। एंगल ए आ गया, तो आपको एंगल ए मिल गया, एंगल बी मिल गया, एंगल सी मिल गया। यही तो मेरे को क्या करना था? कैलकुलेट करना था। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे इजी तरीका, वही जो थर्ड मेथड हम यूज करते आ रहे हैं, उस थर्ड मेथड को हमने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। हम एक इक्वेशन जानते हैं, उस इक्वेशन में हम किन्हीं दो एंगल को इक्वेशन की मदद से तीसरे के टर्म में लिख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो एक एक करके मेरे को हर एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है? मिल जाती है। समझ गए बात को? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, समझ गए? चलो अब देखो, बाकी जो इस क्वेश्चन को बनाने के मेथड होते हैं ना, थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं। जो टाइम टेकिंग है और वो मेथड उतना यूजफुल नहीं, तो जानने से कोई मतलब नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड था मेथड 3। एक मेथड याद रखोगे, 4 5 6 भी बनेगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। बस एक लाइन याद रखनी है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब क्वेश्चन ने जैसे से दे दिया है, उसमें क्या करो? उसको पुट करो, ऐसे पुट करो कि किसी दो एंगल को तीसरे एंगल के टर्म्स में बदल डालो। ठीक है, समझ गए? क्या था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, अब मैं आपको बोल रहा था शुरुआत से कि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता था। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को बदल के दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता था। देखो वो कैसे देता। अभी क्वेश्चन से तुमको देखो दिखा क्या कि ये एंगल बराबर है। तो तुम क्या जानते हो, मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाया था। मैंने वो आपको क्लियरली बोला था, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर हो आपस में, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो फिर मैंने आपको एंगल और साइड का रिलेशन बताया था। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दोनों एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल्स? जो दोनों के एंगल्स होते हैं जो कॉमन आर्म पे बनते हैं, वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां पे ये दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन ये नहीं बोलता आपको कि 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। क्वेश्चन सीधे आपको बोल देता
इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द थर्ड एंगल इज, देखो अब यहां पे थर्ड एंगल वो कैसे बताता, वो आपको बोलता इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल बिटवीन द इक्वल आर्म्स, द एंगल बिटवीन द इक्वल आर्म्स, इक्वल आर्म्स क्या है, ये आर्म और ये आर्म बराबर है, तो एंगल बिटवीन, ये बीच का एंगल है, द एंगल बिटवीन द इक्वल आर्म्स इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द अदर एंगल्स, is greater than each of the other angles by 18 डिग्री, find the angles। तो क्वेश्चन ने थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर दिया। अब अगर तुमको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता नहीं है तो तुम सोचते रह जाओगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को एंगल के टर्म्स में कैसे लिखूं, कैसे सॉल्व करूं। तो इसलिए क्या है, ये जानना इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन को कैसे बोल रहा है वो, कि वो बोल देता कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो एंगल, कौन सा एंगल जो हमारे इक्वल साइड के बीच में बन रहा है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, हमारे बाकी दो एंगल से। कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो बताओ तीनों एंगल की वैल्यू क्या होगी। समझ गया बात को, कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम कई तरीके से पूछा जा सकता है, ये तो बहुत आसान उसने बोल दिया, इसको वो इस तरीके से और कॉम्प्लेक्स कर सकता था। तो यहां पे क्या खत्म हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे क्या लिखा है। 9 में कह रहा है कि वन ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ a triangle, of the three angles of a triangle, one is twice the smallest, one is twice the smallest, one is twice the smallest, और क्या बोल रहा है, another is thrice the smallest and one is thrice the smallest। तो मेरे को क्या करना है, तो फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में तीन एंगल हैं, उन तीनों एंगल में से वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा एंगल कुछ है तो जो दूसरा एंगल है ना वो सबसे छोटे एंगल का क्या है, दुगना है। ठीक है, और जो तीसरा एंगल है इट इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, वो सबसे छोटे एंगल का 3 गुना है। क्या है, सबसे छोटे एंगल का 3 गुना है। तो बताओ एंगल क्या क्या है। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे बन जाएगा। बस जो स्टेटमेंट है ना उसको आराम से मैंने क्या क्या एक एक करके मैथमेटिकल फॉर्म में बदल दो। अब देखो यहाँ पे हर एंगल को वो किससे कंपेयर कर रहा है, स्मॉलेस्ट से। हर एंगल को वो किससे कंपेयर कर रहा है, स्मॉलेस्ट से। वो कह रहा है कि मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की क्या खासियत है कि मान लो इसका सबसे छोटा एंगल ये है, मान लो x डिग्री है। ठीक है, सबसे छोटा एंगल मान लो क्या है, x डिग्री है। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जो मेरा दूसरा एंगल है वो दुगुना है। किसका दुगुना है, सबसे छोटे वाले एंगल का। सबसे छोटा वाला एंगल क्या है, x, तो ये एंगल मान लो इसका क्या है, दुगुना है। तुम्हारी मर्जी थी, तुम इसको दुगुना मान सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अब जो एंगल बचा वो स्मॉलेस्ट एंगल का 3 गुना है। स्मॉलेस्ट एंगल x है, इसका 3 गुना 3x, तो जो तीसरा एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल का क्या है, 3 गुना है। तो मेरे को बताओ सारे एंगल क्या होंगे। यही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। आप देखो डायग्राम दिख गया, आसानी से तुम कहो अरे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बना देंगे, तुरंत बना देंगे। तो बस इसको बनाओ। अब क्या लिखोगे सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखोगे लेट। अब देखो यहां पे अगेन गिवन टू फाइंड, थ्योरम्स यूज्ड, लिख लेना। मैं सीधे कहां रहा हूं सोल्यूशन पे। क्या लिखोगे सोल्यूशन, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू, मान लो एंगल ए। एंगल ए को मैंने क्या बोल दिया, स्मॉलेस्ट बोल दिया। देयरफॉर या लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। क्या,
ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, तो ट्वाइस एंगल है, ठीक है, इसको क्या बोल दो, 1 बोल दो। एंगल भी मेरा क्या है, दुगना है किसका, एंगल ए का। और क्या बोल रहा है, ऑल्सो एंगल सी, एंगल सी जो बचा हुआ एंगल है वो 3 गुना है सबसे छोटे वाले एंगल का, यानी एंगल ए का 3 गुना है। इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, ठीक है। एंड वी ऑल्सो नो दैट, एंड वी ऑल्सो नो डैट, क्या हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब इसको यहां पे रख दो, देखो यहां पे हर चीज एंगल ए के टर्म्स में है, तो एंगल ए से कोई छेड़खानी नहीं करनी, एंगल ए को एंगल ए उतार दो, प्लस एंगल भी किसके बराबर है, एंगल ए का दुगुना है, लिख दो इसके बदले दुगुना ऑफ एंगल ए। एंगल सी क्या है, एंगल ए का 3 गुना है, तो लिख दो यहां पे, क्या लिखोगे, 3 गुना ऑफ एंगल आपका क्या है ये ए, ये किसकी इक्वल है, 180 की इक्वल है। क्यों भाई, तो ये हो रहा है फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 की मदद से मैंने इसको प्लेस किया। 180 क्यों होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते दो, कितना आ रहा है, 3 + 2 5 + 1 6, यानी 6 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया, 180 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 30 डिग्री। एंगल ए क्या आ गया, 30 डिग्री। यानी कि क्या बताओगे आप ये बोलोगे, अब यहां आ जाओ, आप ये बोलोगे कि स्मॉलेस्ट एंगल कितना आ गया मेरा, 30 डिग्री। तो क्या लिखोगे, स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो सबसे पहली चीज आप बोलोगे। दूसरी चीज आप क्या बोलोगे, दूसरी चीज आप ये बोलोगे कि एंगल बी कितना है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, यानी कि कितना हो गया ये 30 × 2 60 डिग्री। एंगल सी कितना हो गया, एंगल सी थ्राइस ऑफ एंगल ए, थ्राइस ऑफ एंगल ए है ना, वो कितना हो जाएगा 30 × 3 90 डिग्री। तो देखो 90 + 60 150 + 30 180 डिग्री। तो हमारे तीनों एंगल आ गए, क्या क्या आ गया, एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया, एंगल सी आ गया, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी। क्लियर। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ये क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 9 था। क्या था, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 और बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक हम मोस्ट प्रोबेबली सारे स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद फिगर टाइप के प्रॉब्लम में डायरेक्टली आ जाएंगे, जहां पे मैंने आपको बताया है कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का अप्रोच बहुत अच्छे से यूज होगा, ठीक है। तो जो भी आज पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी और टॉपिक से, किसी और चैप्टर से, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। उसके अलावा आज का पढ़ाया अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज हमारी साइट एक बार विजिट करें। थैंक यू।